हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लास पर। देखिए, आरपीएससी स्कूल लेक्चर का एग्जाम हो चुका है और जैसा कि आपने देखा, मात्र 300 थ्योरी पेज में से आपके 125 प्लस केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो आपके स्कूल लेक्चर के एग्जाम में आए हैं और ये मैं आपको विथ प्रूफ एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, वीडियो दो पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट का मतलब जो डायरेक्ट थ्योरी या डायरेक्ट एमसीक्यू से आया है, और नेक्स्ट पार्ट में जब एप्लीकेशन का पार्ट है या अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, जैसे न्यूमेरिकल है या कोई एप्लीकेशन है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो दोनों पार्ट जब आप मिला लोगे तो वहाँ पर आप चेक करना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कितने आए हैं नोट्स में से, आप खुद काउंट करना। ठीक है, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल गिव रेड कलर इन विक्टरमेयर टेस्ट। निम्न में से कौन सा एल्कोहल जो है विक्टरमेयर टेस्ट में रेड कलर देता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो विक्टरमेयर टेस्ट मैंने आपको थ्योरी बता रखा है और एल्कोहल का पेज नंबर 6 में मेंशन है। यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो रेड कलर देता है। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिग्री। अब जब आप ऑप्शन चेक करोगे, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल, पहला ही ऑप्शन एन प्रोपिल एल्कोहल जो है 1 डिग्री है। पहला ऑप्शन क्या है, 1 डिग्री। अब ये तो बात होगी थ्योरी की। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 51 जो कि शीट का है अल्कोहल वाली, ये किस में से आया है, एसीएफ के एग्जाम में आया है 2011 एसीएफ के एग्जाम में आया है। और यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन विक्टरमेयर टेस्ट टर्शरी अल्कोहल विल प्रोड्यूस। तो क्वेश्चन जो है मिलता जुलता है। मिलता जुलता का मतलब टर्शरी अल्कोहल का कलर पूछा है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर कलर देके अल्कोहल पूछा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे शीट में तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ रखा है। तो क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, या तो कलर देके अल्कोहल पूछ ले या अल्कोहल देके कलर पूछे। उसके अलावा एक चीज़ और है, या तो सीधे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लिख दे, या फिर वो उसको एज ए एग्जाम्पल पूछ ले। बात समझ में आ गई। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी होती तो भी आपके समझ में आ जाता, और अगर आपने क्वेश्चन देखा होता तो आपको समझ में आ जाता कि इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैच द कॉमन नेम गिवन इन कॉलम 1 विथ आईयूपीएससी नेम गिवन इन कॉलम 2। मतलब कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम दे रखे हैं। तो अगर आपने यूट्यूब मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको कहा था कि कई बार ऑर्गेनिक में ऐसा हो सकता है कि वो कॉमन नेम से आईयूपीएससी पूछ ले या आईयूपीएससी से कॉमन नेम पूछ ले। तो देखिए, इसको मैं आपको बताता हूँ कि जो ये नोट्स हैं कार्बोनिल कंपाउंड के, पेज नंबर 7, यहाँ पर मैंने ये 3 एग्जाम्पल लिखवा रखे हैं कि भाई ये 3 कॉमन नेम तो एटलीस्ट आप याद कर ही लो, बाकी आपको जो आपको मैटर में मिले वो आप उसको याद कर लेना। तो ये 3 कौन कौन से लिखवा रखे हैं, एक्रोलिन, क्रोटोनल्डिहाइड और सिनेमल्डिहाइड। ये 3 मैंने आपको बता रखे हैं, इनकी स्ट्रक्चर बता रखी है, कॉमन नेम बता रखे हैं, और इन 2 के आगे इसके आईयूपीएससी नाम भी लिखे हैं। अब आप इसको ऑप्शन को चेक करो, वेलेरल्डिहाइड नहीं मिल रहा आपको, मेसिटिल ऑक्साइड नहीं मिल रहा, एक्रोलिन मिल गया। क्या मिल गया, एक्रोलिन। अब एक्रोलिन क्या है, प्रोपिनल क्या है, प्रोप टू इनल। अब ये मैंने ज़्यादा आईयूपीएससी और 100 फॉर्म में, एक्यूरेट फॉर्म में लिख दिया है। इसको सिंपल कहें तो प्रोपिनल या 2 प्रोपिनल आप कह सकते हो। अब आप ऑप्शन देखो, 4 मिथाइल पेंटिन पेंटिनल, 3 फिनाइल प्रोपिनल प्रोपिनल, ये आपको मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक्रोलिन जो है वो 4th से मैच हो रहा है। अब आप ऑप्शन चेक करो। अब कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर हमारे नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा होते हैं, तो उसका तरीका क्या है कि आप क्वेश्चन काट के सॉल्व करो। क्वेश्चन काट के मतलब कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव होने के चांस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो, एक्रोलिन सी जो है वो 4th से मैच होना चाहिए। सी जो है 4th से एक ही में मैच हो रहा है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। और ये अगर आपको फिर भी नहीं आया तो आप देखो, एक्रोलिन के बाद सिनेमल्डिहाइड है, ये रहा सिनेमल्डिहाइड। तो सिनेमल्डिहाइड जो है, अब क्योंकि ये आपका आंसर आ गया, तो अब आप सिनेमल्डिहाइड जो है, जो कि आपके 4th में दे रखा है, तो आप देखो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी में कौन मैच हो रहा है, 3rd। तो अगर आप डी को 3rd से मैच करोगे तो ये दे रखा है 3 फिनाइल 2 प्रोपिनल। ठीक है, तो इसको आप चेक करो, 3 फिनाइल 2 प्रोपिनल बिल्कुल सही है। ये आपके 3 पे फिनाइल आ गया और ये क्या हो जाएगा, प्रोपिनल। इसका मतलब क्रॉस चेक हो गया। क्या हो गया, क्रॉस चेक। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपको सारे ऑप्शन नहीं भी आ रहे तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो कहने का मतलब है जितना मैटर याद है उसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कई बार हम सोचते हैं कि भाई हमको तो पता ही नहीं वेरेल्डिहाइड क्या होता है, हालांकि सारे पता होते हैं, सबको पता होते हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है, अकॉर्डिंग टू नोट्स चले तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये दे रखा है, CCH5 CHO CH3 CHO, ये आपके प्रोडक्ट बन गया। अब ये प्रोडक्ट का इसने नाम पूछ लिया, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको ऑप्शन में सिनेमल्डिहाइड पता है, क्रोटोनल्डिहाइड पता है, अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे CCH5CH, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो 170 मैंने क्वेश्चन डाला है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको रिएक्शन से प्रोडक्ट बना लिया आपने और प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर आपको पता है कि ये वाली बनेगी, तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करते सिनेमल्डिहाइड, तो आपको पता होनी चाहिए कि सिनेमल्डिहाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ये आपके प्रैक्टिस का पार्ट है। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी ACF 11 में से आया है। तो अब आप एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैं बार बार आपको एक ही चीज़ पूछता हूँ। बच्चे 100 बार मुझसे पूछते हैं कि सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें आरपीएससी के क्वेश्चन की, स्कूल लेक्चर की, तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ। पहला जो है प्रैक्टिस का सोर्स वो है आरपीएससी के PYQ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
ओजोनलाइसिस ऑफ 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ। अब देखिए ओजोनलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपको नोट्स में काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं ओजोनलाइसिस से रिलेटेड, ये सारे मैंने समरी के फॉर्म में ये एग्जाम्पल ले लिए और जितने भी टेस्ट थे मैंने सब में आपको ओजोनलाइसिस के क्वेश्चन भर भर के दिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ओजोनलाइसिस को सॉल्व करने का तरीका क्या है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये मैंने क्या करा, ब्रेक कर दिया। अब ये आपके वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेंगे जो भी ग्रुप लगा होगा उससे। तो ये जब आपने ब्रेक कर दिया तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O। अब आपके ग्रुप कौन से हैं, जो ग्रुप हैं वो आपको जोड़ने हैं। अब यहाँ पर आपके दे रखा है 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो आप देखेंगे कि भाई 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन को या तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो या फिर आप देखेंगे कि 1 ब्यूटीन से क्या बन रहा है। तो 1 ब्यूटीन की अगर मैं बात करूं तो 1 ब्यूटीन जो है ये आपके 1 ब्यूटीन हो गया, ये मैंने 1 ब्यूटीन बना लिया। तो 1 ब्यूटीन से क्या बन गया, एक तो बन गया फॉर्मल्डिहाइड HCHO और एक बन गया प्रोपेनल, एक क्या बन गया CHO और कार्बन कार्बन प्रोपेनल। तो ये आपके दे रखा है CH3 CH2 CHO और फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर ये कह रहा है कि ये आपके 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन है, मतलब 1 2 3 और ये 4, ये 3 मिथाइल है, तो ये मिथाइल आपके यहाँ लग जाएगा। तो आप देखेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड तो बनेगा ही बनेगा। ऑप्शन में आप देखेंगे प्रोपेनल और इथेनल, फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिल रहा आपको। प्रोपेनॉन और इथेनल, फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिल रहा आपको। ब्यूटेनॉन एंड 1 ब्यूटीन, ये भी नहीं मिल रहा आपको। ठीक है, उसका लास्ट है 2 मिथाइल प्रोपेनल एंड मिथेनल, फॉर्मल्डिहाइड को मिथेनल कहते हैं, ये मिल गया। अब आप इसको देखिए कि अगर दूसरा पार्ट आपको नहीं भी पता है तो भी आपका काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मिथेनल मिल ही गया, एक ही ऑप्शन में दे रखा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेनल, ये बिल्कुल सही है 2 मिथाइल प्रोपेनल। तो कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं। तो 1 ब्यूटीन का अगर आपने कर रखा है तो आपको एक आइडिया होगा कि क्या बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनल एंड मिथेनल। कई बार हो सकता है आप सोचे कि भाई मिथेनल पहले लिखा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, वो स्ट्रक्चर भी दे सकता है, वो नाम भी दे सकता है। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आपको शीट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ RCONH2 एंड विद ब्रोमीन एंड KOH। देखिए हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है। क्या है? हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन पूरी यहाँ पर आपको दे रखी है, मैकेनिज्म दे रखा है। ठीक है, मैकेनिज्म जब आप दे रखा है तो फाइनली आप देखते हैं कि जो ब्रोमाइड अमाइड है, अमाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमीन में, और एक कार्बन कम हो जाता है। अमाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमीन में, और एक कार्बन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये पूरा मैकेनिज्म दे रखा है। फाइनली आप देखेंगे तो रिएक्शन वाइज भी आपके इंटरमीडिएट दे रखा है, ये रहा इंटरमीडिएट, ये रहा इंटरमीडिएट और ये रहा इंटरमीडिएट। और मैंने आपको हाईलाइट कर रखा है इंटरमीडिएट, एक साथ अलग से नीचे लिख भी रखे हैं क्योंकि इस पे इंटरमीडिएट पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने अलग से मेंशन कर दिया कि इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं। एन ब्रोमोमाइड, नाइट्रीन और आइसोसाइनेट, ये तीन आपको चेक करने हैं। अब आप देखेंगे कि R, अब यहाँ पर मैंने CH3 ले रखा है, यहाँ R हो गया, CH3CONHBr, ये है CH3CONHBr, बिल्कुल सही है। अब आप देखोगे RCONHBr है तो ये है बिल्कुल सही है। दूसरा क्या दे रखा है, RNCO, दूसरा RNCO, ये भी सही है। इसका मतलब ये दोनों सही हो गए। ये क्या हो गए, दोनों सही हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे NH पहले आ गया, ये NHBr कर दिया, CONHBr कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो पहला ऑप्शन है RCONHBr और RNCO, ये सही है। N ब्रोमोअमाइड और आइसोसाइनेट, ये आपके इंटरमीडिएट है। उसके अलावा नाइट्रीन भी इंटरमीडिएट है। तो उसने क्या करा, क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग पूछ लिया। 3 में से उसने 2 क्वेश्चन ही पूछ लिए। अब इस पर अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन 2020 पेपर 1, क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोनोवैलेंट स्पीसीज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट इन हॉफमैन ब्रोमोमाइड, कर्टियस एंड शिमिट। इसने क्या करा, 3 रिएक्शन का एक साथ पूछ लिया। अब कर्टियस शिमिट को छोड़ दो एक बार, हॉफमैन ब्रोमोमाइड का पूछा है इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है नाइट्रीन है, यहाँ पर ऑप्शन क्या है, नाइट्रीन। तो इसने क्या करा, ये प्रीवियस ईयर में 2020 में टेक्निकल एजुकेशन में पूछ रखा है कि हॉफमैन ब्रोमाइड का इंटरमीडिएट क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर नाइट्रीन है। अब हमेशा नाइट्रीन पूछा ऐसा जरूरी है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है, नहीं तो हो जाएगा भाई एज इट इज रिपीट हो गया। तो उसने क्या करा, दूसरे इंटरमीडिएट पूछ लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द रिएजेंट विच इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड इज। तो देखिए थ्योरी में आपके स्पेशली मेंशन है, क्या मेंशन है, अदर रिएजेंट। अदर रिएजेंट का मतलब क्या है, रिएजेंट फॉर सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल टू एल्डिहाइड। मतलब ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो 1 डिग्री एल्कोहल को केवल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, उसका अलग से पूरी एक लिस्ट दे रखी है। देखिए ये आपकी पूरी लिस्ट दे रखी है, ठीक है। और नीचे भी काफ़ी सारे दे रखे हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलें। तो देखिए यहाँ पर इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। नाम की अगर बात करें तो कोरे रिएजेंट है और उसको आप पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, शॉर्ट में PCC भी कहते हो। क्या कहते हो, PCC। और ये क्या कर रहा है, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, 1:1:1 कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पिरिडीन एंड HCl। अब इसकी ज़्यादा डिटेल में स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहे। तो PCC इसका आंसर है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन चेक करेंगे, KMnO4, K2Cr2O7, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट डाइबल। तो ये आपके आंसर हो जाएगा डायरेक्ट थ्योरी में से।
क्या है, डायरेक्ट थ्योरी में से अगर आपने पढ़ रखी है तो आप आसानी से कर सकते हो कि पीसीसी जो है 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन क्या दे रखा है, एन प्रोपिल अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोपियोनल्डिहाइड बाय यूजिंग पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पहला ही ऑप्शन सही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां तो इसने कहा रिएजेंट विच यूज टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, यहां इसने मेंशन कर दिया ग्रुप का नाम या कंपाउंड का नाम, और नीचे वाले जो क्वेश्चन है उसमें उसने एज इट इज कंपाउंड ना लेके पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल क्या ले लिया, एन प्रोपिल अल्कोहल जो कि 1 डिग्री अल्कोहल है। अभी पहले क्वेश्चन में आपने देखा था 1 डिग्री अल्कोहल जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन की थोड़ा सा लैंग्वेज फ्रेमिंग चेंज हो गई। इसने क्या करा, अल्कोहल और एल्डिहाइड या तो वो एज ए नाम दे दे या फिर वो एज ए एग्जाम्पल दे दे। तो ये आपके लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन 2014। अब मैं आपको बार बार कहता हूँ आरपीएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। कैसे कि जो आपने क्वेश्चन पढ़ रखे हैं उसमें जो कंसेप्ट काम आ रहा है उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, मिलता जुलता आ जाएगा। तो ये मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ होता तो आपको पता होता कि भाई पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो है पीसीसी वो क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4 स्ट्रक्चर आर गिवन इन ऑप्शन ए टू डी। ये 4 स्ट्रक्चर दे रखे हैं, सिलेक्ट द एरोमेटिक स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जब आपको चूज करने हो ज्यादा में से तो आप देखो कि ऑप्शन किस हिसाब से दे रखे हैं। तो ऑप्शन देखेंगे 2-2 के पेयर में, ऑप्शन के हिसाब से 2-2 के पेयर में। अब ये आपको हकल रूल मैंने पढ़ा रखा है। हकल रूल के अकॉर्डिंग क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का है। अगर आपके 4 से 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहा है मतलब एरोमेटिक है, और 4n फॉलो हो रहा है मतलब एंटी एरोमेटिक है। तो यहां पर आप देखोगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n प्लस में n की वैल्यू 0 रख दो। तो n की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये एरोमेटिक सिस्टम है, साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, डीलोकलाइज होना चाहिए। तो ये आप देखेंगे ये वाला जो है एरोमेटिक का एग्जांपल है, और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये आपके एंटी एरोमेटिक का एग्जांपल है। इसका मतलब ये तो ऑप्शन में होना चाहिए, वो ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो ये वाला है ए होना चाहिए ऑप्शन में, तो आप देखेंगे ए जो है इसमें नहीं है, कट गया, ऐसे काट के ऑप्शन करते हैं। उसके बाद ये वाला जो है ये नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वाला, मतलब डी नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, तो डी आप देखेंगे इसमें है, ये नहीं होना चाहिए। अब बच गए 2, बी और सी चेक करने हैं, मतलब चेक तो सारे ही करने हैं आपको। अब बी और सी की बात करें तो ये आपके साइक्लोऑक्टा टेट्राईन है। तो देखो नोट डाल के लिखवा रखा है, ये रहा, इज नॉन एरोमेटिक टब शेप। मतलब ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, टब शेप होता है। उसने खुद ने टब शेप बना के दे रखी है, उसने क्या दे रखी है, टब शेप बना के दे रखी है। इसका मतलब क्या है, नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर की वजह से ये एरोमेटिक भी नहीं है और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, मतलब ये बी ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो ये बी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ए और सी आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नीचे मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि भाई आपके इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, स्कूल लेक्चर 2018। अब पहले इसने क्या करा था, डायरेक्ट पूछा था कि निम्न में से कौन सा एरोमेटिक है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन क्या होता है, निम्न में से कौन सा एरोमेटिक है या कौन सा एरोमेटिक नहीं है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और डिटेल में ले जाना हो तो क्या करो, ज़्यादा ऑप्शन दे दो, फिर कहो कि भाई इनमें से कितने एरोमेटिक और कितने एंटी एरोमेटिक नहीं है, कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो इसने 4 दे दिए, 4 में से आपको 2 चूज करने थे, आपने चूज कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखिए ये काफ़ी सारे इस पर मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, प्रैक्टिस करा रखी है। ये आपको मैंने जीओसी में भी मैटर में लिखवा रखा है, ये आपको मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में भी लिखवा रखा है। देखिए जीओसी का मैटर क्या कह रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप कौन सा दिख रहा है, फ्लोरीन। कौन सा दिख रहा है, फ्लोरीन। इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। और देने वाला ग्रुप क्या है, CH3, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। अब ये मैं कैसे बता रहा हूँ, ये आपके इंडक्टिव इफेक्ट से बता रहा हूँ। किससे बता रहा हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर भी पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि +I और -I, +I जो है वो एल्किल ग्रुप शो करते हैं, -I जो है काफ़ी सारे ग्रुप शो करते हैं, जिसमें से फ्लोरीन एक है। तो अब आप देखो सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन वाला होना चाहिए और सबसे कम जो है वो CH3 वाला होना चाहिए। तो C सबसे ज़्यादा और D सबसे कम, एक ही ऑप्शन दे रखा है। अब देखिए ऑप्शन भी इसने आसान बना रखे हैं, मतलब इतने टिपिकल ऑप्शन नहीं है। अगर आपको केवल फ्लोरीन का भी पता होता तो आंसर आ जाता। बात समझ आएगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शो दैट देयर आर 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि भाई बेंजीन की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन की बात करें तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
उसमें क्या होता है कि आपके बेंजीनिंग जो है मेंटेन रहती है क्योंकि एरोमेटिसिटी है। लेकिन ये कह रहा है कि ये आपको ऐसी रिएक्शन बतानी जिसमें 3 डबल बॉन्ड का आपको पता चल जाए, मतलब वो एडिशन रिएक्शन पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? एडिशन रिएक्शन। तो आप देखेंगे नोट्स में तो वहाँ पर आपको एडिशन रिएक्शन भी मेंशन है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी मेंशन है। तो ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर आपके हेलोजन और आपके लुईस एसिड है तो वो तो फ्रीडल क्राफ्ट नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। ये भी आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। और ये जो दो हैं ओजोन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये देखिए आपके नोट्स में मिल जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बेंजीन के साथ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बेंजीन के साथ। ये आपके जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें एरोमेटिसिटी मेंटेन नहीं है, बेंजीन की जो रिंग है वो मेंटेन नहीं है। मतलब ये दो जो है एडिशन के एग्जाम्पल है। तो अब ये कह रहा है कि कौन कौन सी है कि जिसमें डबल बॉन्ड का पता चल रहा है। तो आपके सी और डी आ गया। क्या हो गया? सी और डी। तो आप देखेंगे ये आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सी और डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसके अलावा नीचे भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो एडिशन के एग्जांपल हो गए। बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे हेलोजिनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मेंशन है। तो हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट और नाइट्रोजन ये आपके मेंशन है। तो ये आपके सारे जो हैं एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द मेजर प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये जो आपकी रिएक्शन है उसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ पर ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वहाँ पर आपके क्या होता है, पहले कार्बोकेटाइन बनता है। ये आप इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये आपके हेलोजन हट जाएगा। तो ये लुईस एसिड क्या करता है? हेलोजन लेने का काम करता है। इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन आपको और मिल जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर की एक खास बात आप देखेंगे कि एग्जामिनर जो है उसने क्या करा, एक कंसेप्ट उठाया, उसी पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन बना रहा है मैक्सिमम यूनिट में। तो यहाँ पर ये आपके CH3 जो है ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे प्लस आ गया, इस पे माइनस आ गया, ये माइनस इसके साथ चल जाता है। तो लुईस एसिड क्या करता है? हेलोजन लेने का काम करता है। तो हेलोजन जल्दी से लेगा तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कार्बोकेटाइन है, अब आप देखेंगे कि ये 1 डिग्री है और रीअरेंजमेंट शो करता है। ये क्या शो करता है? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट शो करने के बाद क्या होगा? ये बन जाएगा 2 डिग्री। ये क्या बन जाएगा? 2 डिग्री। और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर ये रीअरेंजमेंट के कंसेप्ट का क्वेश्चन है। अब जब ये 2 डिग्री बनेगा उसके बाद ये अटैक करेगा। तो जब 2 डिग्री अटैक करेगा तो ये आपके प्रोडक्ट बन जाएगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और ये आपके जो पहला प्रोडक्ट दे रखा है ये माइनर बनेगा। तो ये आप देखेंगे नोट्स में रीअरेंजमेंट दे रखा है एरोमेटिसिटी वाले में। इसमें आप देखेंगे कि सेम आपको एग्जाम्पल मेंशन कर रखा है। ये आपके पहले है और ये बाद में, मतलब ये मेजर है और ये माइनर। ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखिए ये जो कंसेप्ट है लुईस एसिड वाला, ये आपके आगे और आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी ग्रुप्स आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। अब देखिए आपने देखा होगा आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें वो पूछा है कि कौन सा ऑर्थो है, कौन सा पैरा है, कौन सा मेटा है। ठीक है, या तो वो पूछेगा निम्न से कौन सा ऑर्थो मेटा पैरा है या कौन सा ऑर्थो है। मतलब ग्रुप दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या है, अभी तक तो वो एक ही पूछ रहा था, मतलब 4 ऑप्शन में से पूछ रहा था कि कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या कौन सा मेटा डायरेक्टिंग है। इस बार उसने एक ना पूछ के काफ़ी सारे दे दिए एग्जाम्पल और पूछे कि इनमें से बताओ कितने। तो अब इसमें क्या है, ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया। टिपिकल कैसे कि अब आपको सारे जो ग्रुप हैं उसका एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि क्या है, नहीं तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये कह रहा है अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, निम्न में से कितने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो अब आप देखिए ये मैंने आपको एक टेबल बना रखा था जिसमें एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंबाइंडली मेंशन है। ये मैंने हाईलाइट कर दिए। ये देखिए NH2 ये रहा, उसके बाद OH ये रहा आपके OH, ठीक है, उसके बाद OR ये रहा आपके OR मतलब OCH3, R का मतलब एल्किल ग्रुप है। उसके बाद आप देखेंगे C2H5 एल्किल ग्रुप है, ये रहा C2H5। उसके आप देखेंगे Cl। अब देखिए Cl सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका नेगेटिव करवा सकता है। नोट डाल के लिखा हुआ है, देखिए नोट डाल के वीकली डीएक्टिवेटिंग। जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग होते हैं, लेकिन हेलोजन एक्सेप्शन है। तो ये क्लोरीन जो है ये एक्टिवेटिंग है, इसको आप रेजोनेंस से समझाते हो, लेकिन ये एक्टिवेटिंग नहीं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये हम समझाते हैं रेजोनेंस से, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग है वो हम समझाते हैं -I से। ये सब मैंने आपको वीडियो में अच्छे से समझा रखा है। तो अब आप देखिए एक्टिवेटिंग में कितने आ गए, 1 2 3 4 5, और बाकी के 3 किस में, डीएक्टिवेटिंग में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। अब इसमें क्या गलती हो सकती है, या तो आपका 4 आएगा या 5 आएगा, वो सारा डिपेंड करेगा हेलोजन पे, क्योंकि वो आप गड़बड़ कर सकते हो बाकी सारे। और ये मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देके बताया था कि भाई हेलोजन का ध्यान रखना। आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन डीएक्टिवेटिंग है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग समझाओगे रेजोनेंस से और डीएक्टिवेटिंग समझाओगे -I से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। व्हेन CH3Cl एंड AlCl3 रिएक्ट विद बेंजीन द इलेक्ट्रोफाइल इज Cl+।
अब देखिए आपके जब आप हेलोजिनेशन कराते हो तो आपके रिएजेंट होता है हेलोजन प्लस लुइस एसिड, जैसे AlX3 कह दिया या FeX3 कह दिया, ये आपके हेलोजिनेशन होती है। तो यहाँ पर एक हेलोजन इसके पास, तो ये हो जाता है X प्लस प्लस FeX4 माइनस या AlX4 माइनस कह सकते हो। तो ये तो आपके हेलोजिनेशन का है, लेकिन यहाँ पर इसने ले लिया CH3Cl, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था। तो CH3Cl का मतलब ये हो गया RX, और RX की जब आप जैसे मान लीजिए AlCl3, तो इसको मैं RCl कह देता हूँ और ये मैं कह देता हूँ AlCl3। तो यहाँ पर ये जो Cl है वो Al इसके पास जाएगा, तो ये हो जाएगा R प्लस और ये हो जाएगा AlCl4 माइनस। अब ये R प्लस अटैक करेगा, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है कि भाई Cl प्लस बनेगा, ये गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रहेगा, द फर्स्ट अटैक ऑन बेंजीन इज ऑफ Cl प्लस। भाई इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा वही तो अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन बन रहा है, R प्लस, और R प्लस बनेगा तो R प्लस ही अटैक करेगा। इस केस में CH3 प्लस है तो CH3 प्लस अटैक करेगा। तो ये जो कह रहा है कि भाई Cl अटैक करेगा, ये भी गलत हो गया, मतलब दोनों इस ऑप्शन गलत हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये भी गलत, मतलब ये तो है ही नहीं। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, ये भी नहीं है। असर्शन इज ट्रू बट ये भी नहीं है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ये सही है। दोनों क्या है, फॉल्स हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए मैकेनिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द नंबर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन अमंग द फॉलोइंग इज आर। निम्न में से कौन सा ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब देखिए होता क्या है, कई बार क्या होता है थ्योरी हम पढ़ते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैटर मिल जाएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो, तो थ्योरी जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ये पता नहीं है कि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आते हैं या कैसे कैसे पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपने PYQ सॉल्व कर रखे हैं या MCQ सॉल्व कर रखे हैं, वहाँ पर आपको एक आइडिया लग जाता है कि भाई किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं। तो वो एज इट इज़ आ सकता है या उससे मिलता जुलता आ सकता है। तो देखिए ये एग्जाम्पल नीचे पढ़िए आप, अमंग द प्रोटीन्स द ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर। अब मैं ऑप्शन आपको चेक कराता हूँ। इंसुलिन ऊपर वाले में दे रखा है, यहाँ भी इंसुलिन दे रखा है। उसके बाद क्रिएटिन, क्रिएटिन दे रखा है आपके। उसके बाद आपके मायोसिन, मायोसिन दे रखा है। उसके बाद एल्बुमिन, ये दे रखा है आपके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेम क्वेश्चन है, क्या है, एज इट इज सेम क्वेश्चन है, कि ये आपके जो ऊपर क्वेश्चन है वो आपके नीचे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कि आप RPSC ने जारी कर रखी है, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अगर आपने PYQ पढ़ रखे होते तो एज इट इज आपको क्वेश्चन मिल जाता। और ये आपके शीट का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, शीट का। ACF, ये आपके 80 नंबर क्वेश्चन है शीट पे, मतलब जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए थे उसके क्वेश्चन नंबर 80 जो है वो आपको शीट का मिल जाएगा। मतलब एज इट इज छपा छपाया क्वेश्चन मिल गया आपको। और आप देखिए मेरी शीट का क्वेश्चन मतलब मेरा नहीं है, मैं खुद का कुछ नहीं करा रहा भाई, मैं कोई केमिस्ट्री थोड़ी ना बनाई है। RPSC की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पिछले 25 साल के, वो मैंने सारे आपको करवा रखे हैं। उसमें से ACF 18 उसका ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद ग्लूकोज इज। निम्न में से कौन सा रिएजेंट ग्लूकोज के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये नोट्स क्या है कि देखिए मैक्सिमम नोट्स मैंने आपको टाइप के फॉर्म में दिए थे। 3 टॉपिक ऐसे थे जो मैंने आपको हैंड रिटन फॉर्म में दिए थे, क्योंकि वो टाइप नहीं हो पाए थे। थोड़ा सा क्या होता है कि स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है, तो इतना टाइम नहीं था। तो ये आपके नोट्स की लाइन मैंने क्रॉप कर ली है, हैंड रिटन नोट्स है मेरे। ड्रॉबैक ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, उसमें पहला ही पॉइंट दे रखा है, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद शिफ्ट रिएजेंट। ओपन स्ट्रक्चर का ड्रॉबैक है और पहला ही पॉइंट क्या दे रखा है, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद शिफ्ट रिएजेंट। अब आप ऑप्शन चेक करो, शिफ्ट दिख रहा है क्या आपको, ये रहा, ये आ गया आपके शिफ्ट रिएजेंट। ये तो हो गई नोट्स की बात। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ, इसका आंसर क्या है, शिफ्ट रिएजेंट। ये मेरी शीट का क्वेश्चन नंबर 89 है। अब आप देखेंगे एज इट इज छपे छपाए क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी होती, क्वेश्चन पढ़े होते, तो भी आप इसको आसानी से सॉल्व कर देते। ये आपके है केमिस्ट आयुर्वेद डिपार्टमेंट 2021 का क्वेश्चन है। तो जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो पहला जो सोर्स है वो है RPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि पेपर RPSC बना रही है, तो RPSC जो क्वेश्चन बनाएगी वो भी RPSC बनाएगी। तो सोर्स जो है वो RPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कंसेप्ट वही रहते हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। जैसे हम सोचते हैं ना भाई नया पेपर आ गया, नया कुछ नहीं होता, क्वेश्चन की फ्रेमिंग डिफरेंट होती है, कंसेप्ट सेम होता है, लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे। तो आप गिनते जाइए कितने क्वेश्चन एज इट इज मिल रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विटामिन K इज। अब ये ऑप्शन दे दिए, एक तो उसका नाम दे दिया और दूसरा उसकी सॉल्युबिलिटी दे दी कि भाई ऑयल है या वाटर है। अब मैंने एक टेबल बना रखी थी पूरी, क्या बना रखी थी, टेबल, वो मैंने पूरी नहीं दी है, क्रॉप कर दी है। तो टेबल क्या है, पहले तो ये लाइन पढ़ी है, आपको हो सकता है क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो। फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, सॉल्युबल इन फैट एंड
ऑयल बट इनसॉल्युबल इन वाटर। फैट सॉल्युबल का मतलब जो विटामिन फैट सॉल्युबल है उसमें आपको देखो के मिल जाएगा, ये रखिए। उसके बाद जो नीचे टेबल है उसमें मैंने क्या दे रखा है, एक साइड दे रखा है विटामिन का नाम, विटामिन कौन सा है, ABCD जो भी है, फिर उसके बाद उसका नेम, और उसके बाद उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। तो ये विटामिन के मिल गया। अब आप नाम चेक करो क्या है, फाइलोक्विनोन दिख रहा होगा आपको। उसके बाद आपके इंक्रीजिंग ब्लड क्लॉटिंग टाइम। अब देखिए आप देखेंगे आरपीएससी के PYQ तो ब्लड क्लॉटिंग पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब आ जाते हैं वापस ऑप्शन पे, फाइलोक्विनोन एंड सॉल्युबल इन ऑयल एंड फैट, ये मिल गया आपको नोट्स में से एज इट इज़ मिल गया। तो मैंने आपको जितने भी विटामिन थे B1 B2 B6 जो भी है, C, सबके नेम लिखवा रखे हैं। पूरी मैंने यहाँ पर क्रॉप नहीं करी है स्पेस की वजह से, केवल के कर लिया है। तो ये एज इट इज़ आपको नोट्स में से क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और मज़ेदार बात क्या है, मात्र 300 पेज। अब बच्चे बोलते सर 11th-12th के लिए NCERT पढ़ें। अब आप 11th-12th की NCERT भी अगर लेते हो तो 11th की दो और 12th की दो, उनके पेजेस चेक करना एक बार और उनको मिलाना। कम से कम आप पेजेस काउंट करोगे तो एक क्लास के ही 400 प्लस जाएंगे, तो दो क्लास के लगभग 800 प्लस पेजेस जाएंगे केवल 11-12 लेवल के। फिर ग्रेजुएशन अलग है, फिर MSc अलग है। और यहाँ पर अगर आप नोट्स देखेंगे तो मात्र 300 पेज, और 300 पेज ऐसे नहीं 1 2 3 4 ऐसे 300 पेज में पूरी थ्योरी। और ये सारे क्वेश्चन आपको मैं क्रॉप करके बता रहा हूँ कि भाई ये मैटर है, ये क्वेश्चन है। एज इट इज़ 300 पेज की थ्योरी में से आपको क्वेश्चन मिल रहा है 125 प्लस। ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द टेम्परेचर एट विच द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। अब देखिए आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था स्ट्रेटेजी वाला कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब मैंने 2012 के बाद जो एग्ज़ाम दिए थे, क्योंकि उस टाइम मैं MSc एंट्रेंस का बैच पढ़ा रहा था राजस्थान यूनिवर्सिटी का, तो जब मैंने MSc एंट्रेंस का बैच पढ़ाया तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे। उसके बाद जितने भी पेपर लगे, चाहे सेट का हो, चाहे लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन का हो, चाहे RS का हो, मैंने मैक्सिमम 30 से 40 मिनट में पेपर सॉल्व कर दिया पूरा। अब आप सोचेंगे कैसे करा, क्योंकि आरपीएससी के जो प्रीवियस ईयर, जो आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि पेपर सेटर क्या होता है, यूनिवर्सिटी का ही होता है मैक्सिमम केस में, तो पेपर सेटर क्या करता है, वो एज इट इज क्वेश्चन उठा लेता है। तो देखिए ये प्रूफ दे रखा है। प्रूफ क्या दे रखा है, ये आप देखेंगे हैंड रिटन है। हैंड रिटन क्या है कि उस टाइम पे जब राजस्थान यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना था तो एक क्वेश्चन पेपर 500 रुपये का मिलता था। तो अब हम तो स्टूडेंट हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से हैं। तो हमारे क्या जो फ्रेंड सर्किल है उन्होंने क्या करा कि चलो एक काम करते हैं कि भाई 4 जने मिलके 5 जने मिलके 500 रुपये देते हैं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। फिर उसको क्या करेंगे, फोटोकॉपी करा लेंगे। अब कंडीशन ऐसी कि भाई फोटोकॉपी के लिए भी तो पैसे चाहिए, हालांकि इतनी गरीबी नहीं थी लेकिन फिर भी कंजूस तो रहते ही हैं। तो क्या करा कि भाई फोटोकॉपी कराएंगे तो एक पेज पे 1 या 2 क्वेश्चन है, बहुत सारे पेज हो रहे हैं, तो चलो एक काम करते हैं लिखने बैठ जाते हैं। तो फिर मैंने क्या करा, एक क्वेश्चन पेपर लिखा 2009 का। ये 2009 का राजस्थान यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। क्वेश्चन आप देखिए, मैं पढ़ के बताता हूँ। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, कौन से टेम्परेचर पे डेंसिटी होती है मैक्सिमम। देखिए टिक भी करा हुआ है पेंसिल से 4 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फायदा होता है आपको PYQ पढ़ने का। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं भाई हमारी नीट के भी कर लेते हैं, जी के भी कर लेते हैं, फायदा है नीट में, लेकिन आपको मैंने बताया था रेंज मैच होनी चाहिए। अब देखिए जी का आप जाएंगे तो उसमें एडवांस है तो वो आपके काम का नहीं है। रेंज मैच करने के लिए आपको रेंज चाहिए, और रेंज राजस्थान यूनिवर्सिटी का मतलब बिल्कुल आपके 11-12 भी मिलेगा, ग्रेजुएशन मिल गया और PG भी मिल जाएगा ठीक ठाक, स्पेक्ट्रो के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो जो मैंने MCQ बनाया उसमें आपके मैक्सिमम जो सोर्स है वो 2 हैं, आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पिछले 25 साल के, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के एग्जाम के क्वेश्चन पिछले 25 साल के। तो 2009 का क्वेश्चन है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, एज इट इज़ आपको मिल गया। अब कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ता है, ये एक कॉमन फिनोमिना है। उसका मैं उल्टा कर देता हूँ, टेम्परेचर को जब आप कम करते हो तो वॉल्यूम कम होता है। तो गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है, टेम्परेचर कम करो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वॉल्यूम कम हो गया, और टेम्परेचर कम करो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो सॉलिड का वॉल्यूम सबसे कम होता है, लेकिन एक्सेप्शन तो है ही है। वाटर जो है, आइस जो है वो एक्सेप्शन है। आपको पता है कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, सॉलिड है। आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म में वाटर की, लेकिन उसकी डेंसिटी कम होती है तभी तो पानी पे तैरता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 डिग्री पे तो आइस बन जाएगी, तो 0 डिग्री पे आइस बन जाएगी, और -4 तो मतलब आइस तो बनी हुई है, मतलब इसकी डेंसिटी तो कम है। डेंसिटी का मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम नहीं है, सॉरी वॉल्यूम क्या कह रहा है वो, डेंसिटी पूछ रहा है, वॉल्यूम की बात ही नहीं कर रहा है, डेंसिटी की बात कर रहा है। तो आइस की डेंसिटी कम है, मतलब 0 डिग्री हो या उससे कम हो तो उसमें तो आइस बन जाएगी। तो ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि आइस की स्ट्रक्चर ऐसी होती है उसमें बीच में एयर आ जाती है, स्पेस आ जाता है, मतलब एयर तो नहीं स्पेस आ जाता है। अब बच गए 4 और 10। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते हो डेंसिटी बढ़ती जाती है। 4 डिग्री पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, उसके बाद जैसे आइस बनती है, मतलब 4 से कम जाते हैं तो डेंसिटी वापस से क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 2009 का राजस्थान यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट कंटेन एनी बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन किसे मानता हूं मैं,
कि जो एज इट इज रिपीटेड ना हो। एज इट इज रिपीटेड का मतलब कि जो पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ना हो, कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसी हो कि बच्चे को सोचना पड़े, लेकिन इतना कोई टफ नहीं है। भाई ये कह रहा है कि निम्न से किसमें 90 डिग्री जो है वो नहीं है बॉन्ड एंगल। अब यहाँ पर जब हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि केवल 3 स्ट्रक्चर में आपको बॉन्ड एंगल बताए जाते हैं, बाकी में नहीं बताए जाते। उसका कारण क्या है? कारण ये कि ये जो 3 स्ट्रक्चर इसमें बॉन्ड एंगल मेंशन है, एक में 180 डिग्री, दूसरे में 120 डिग्री और तीसरे में 109 डिग्री 28 मिनट। वो क्यों? क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर है। मान लो मैंने कहा कि ये ए है और ये बी है, ये बी है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 180 डिग्री है, मतलब 2 एंगल है, दोनों बराबर हैं। उसके बाद दूसरी स्ट्रक्चर की बात करें, ये वाली स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर 3 एंगल हैं, तीनों के तीनों बराबर हैं 120 डिग्री। और टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में भी जितने एंगल हैं सारे के सारे बराबर है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये 3 स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें जितने भी एंगल है वो सारे वैल्यू बराबर है और उसकी वैल्यू मेंशन है 180, 120 और 109 डिग्री 28 मिनट। उसके बाद जितनी भी स्ट्रक्चर है, जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की स्ट्रक्चर ये हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि एंगल जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। वेरी का मतलब एक से ज़्यादा तरह के एंगल हैं, एक से ज़्यादा तरह का मतलब ये 120 डिग्री हो गया जो कि प्लेन में है, और ये वाला जब आप चेक करोगे तो ये 90 डिग्री है। ये क्या है? 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो बाकी जितने भी है उसमें एक से ज़्यादा वैरायटी के एंगल है। अब आप चेक करो, अब आपको एक तो कंसेप्ट समझ आ गया। अब आपको चेक ये करना है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं उनमें हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इस पे आ जाता हूँ, SiCl4 पे। SiCl4 का जब आप हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp3 आएगा। क्या आएगा? sp3। sp3 का मतलब सारे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे? 109 डिग्री 28 मिनट। तो 109 डिग्री 28 मिनट हो गए सारे, इसका मतलब इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। PCl5 जो है वो sp3d है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। XCF4 है, स्क्वायर प्लेनर, और ये आपके हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बात समझ आ रही है? तो ये सारे में क्या है? 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। SiCl4 जो है उसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर इज। निम्न में से कौन सी स्पीसीज है जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सेम है। अब सॉल्व तो आपको करना ही है। देखिए नोट्स में मैंने मेंशन कर रखा है, क्या मेंशन कर रखा है? केमिकल बॉन्डिंग का पेज नंबर 11, ये मेंशन कर रखा है। ये देखो हेडिंग, स्पीसीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, हेडिंग मेंशन कर रखी है कि कौन कौन सी स्पीसीज है जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। फिर देखो बॉन्ड ऑर्डर 3 के एग्जाम्पल, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 के एग्जाम्पल, बॉन्ड ऑर्डर 2 के एग्जाम्पल। 3 के एग्जाम्पल में हाईलाइट कर दिया है, NO+ और CO। कई बार एग्जाम में आता है NO+ और CO, चेक करो है क्या, ये आंसर आ गया। अगर आपने पढ़ा होता तो आसानी से आप सॉल्व कर लेते। अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैंने लिख रखा है तो आपको रटना है, ये मैंने लिख रखा मतलब ये एग्जाम्पल आपके पढ़े हुए हैं, और पढ़े हुए एग्जाम्पल आएंगे तो आसानी से आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। नीचे क्वेश्चन भी दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर है सेम बॉन्ड ऑर्डर, किनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। अब देखो NO+ और CO है क्या, ये रहा। अब इसको चेक करो ये कहाँ कहाँ आया हुआ है। सेकेंड ग्रेड 2013, टेक्निकल असिस्टेंट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट 2014, स्कूल लेक्चर 2015, केमिस्ट आयुर्वेद डिपार्टमेंट 2021। कितनी बार रिपीट हुआ है? इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने का फायदा ये है कि अगर एज इट इज छपा छपा आ गया तो आपको टाइम ही नहीं लगना, ना तो नेगेटिव होने के चांस है, ना आपका टाइम कंज्यूम होगा, और जितना आप जल्दी क्वेश्चन करेंगे तो आपको टाइम बचेगा। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमारा तो पेपर जो है पूरा अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया, लेंदी था। अरे काय का लेंदी था, जब आपके छपे छपे क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या टाइम लगना है? ये पढ़ा और ये आपका आंसर आ गया, कोई टाइम नहीं लगना। अब जो मैं आपको बता रहा था कि 30 से 40 मिनट में मैं पेपर सॉल्व कर लेता था 100 क्वेश्चन का, वो कैसे कर लेता था कि सारे क्वेश्चन मेरे को रटे हुए थे, छपे छपाए। रटने का मतलब ये नहीं कि कंसेप्ट नहीं आता। अब एज इट इज क्वेश्चन आएगा तो क्या टाइम लगना है, फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेल्यूलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ। सेल्यूलोज जो है वो स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड है, किससे बनता है? अब देखिए ऑप्शन में आपके, पहले ऑप्शन चेक करते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। तो पहला तो हम ये डिसाइड करते हैं कि ग्लूकोज है या गैलेक्टोज है। ये देखिए हैंड रिटन है, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, टाइप नहीं हो पाया था। बायोमोलिक्यूल पेज नंबर 9। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स एंड इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। इट इज अ predominant constituent of cell wall of plant cell. Cellulose is a straight chain. Cellulose is a straight chain polysaccharide composed of beta D ग्लूकोज। पहली बात तो ये ग्लूकोज से बना है, बीटा डी ग्लूकोज। अब इसने ग्लूकोज में वैरायटी तो मेंशन नहीं करी, तो ग्लूकोज तो है, तो ये गैलेक्टोज वाला ऑप्शन कट गया। अब ग्लूकोज में आगे क्या दे रखा है? डी ग्लूकोज यूनिट ज्वाइंट बाय अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और दूसरे में बीटा ग्लाइकोसाइडिक। ये चेक करना है हमको। units which are joined by glycosidic linkage between C1 of one glucose unit and C4 of next glucose unit। तो C1 और CO बीटा डी ग्लूकोज है, तो ये बीटा जो है तो ये आपके बीटा आ गया, क्योंकि बीटा है तो बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। इसके नीचे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है? द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन ग्लूकोज यूनिट्स ऑफ सेल्यूलोज इज।
असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का पेपर सेकंड, इसने लिंकेज पूछ लिया, तो ये आपके आंसर है बीटा ग्लाइकोसाइडिक। तो कहने का मतलब है अगर आपकी थ्योरी पढ़ी होती या आपका क्वेश्चन पढ़ा होता तो आपको पता चल जाता है कि भाई सेल्यूलोज की पूछ लिया उसने। अब ये पूछ रहा है कि द बॉन्ड सेल्यूलोज में ग्लूकोज है, ये इसने खुद ने दे दिया। और ये आपने क्वेश्चन, अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी होती तो ये आपको क्वेश्चन याद है, तो क्वेश्चन याद है तो आपको पता है कि सेल्यूलोज किससे बनता है, ग्लूकोज से बनता है, और लिंकेज कौन सा है, बीटा है, आपका आंसर आ जाता। मतलब थ्योरी पढ़ी है तो भी आप सॉल्व कर लेते हैं, और अगर आपने मतलब शीट का क्वेश्चन पढ़ा है वो भी आप सॉल्व करते हैं। शीट का क्वेश्चन नंबर 22 सही है। अब आप देखोगे कि बायोमोलिक्यूल्स के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं एज इट इज छपे छपाए आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अमंग द फॉलोइंग इज। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपके क्वांटम में से क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है तो दो क्वेश्चन बनते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसको अलग अलग फॉर्म में वो पूछता है, मैंने आपको कई प्रकार से लिखवा रखा है कि भाई आपके चेंज कुछ भी करेगा तो आपका हो जाएगा। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पूछा है, ये आपके ऑप्शन दे रखे, ये आपके थ्योरी का पार्ट हो गया। क्वांटम पेज नंबर 3, बहुत लिमिटेड पेज में आपके थ्योरी है, बहुत ज़्यादा रामायण नहीं है। देखिए अप्रोच क्या होती है कि एक तो होता है कि आप टॉपिक को समझना चाह रहे हैं, समझना तो है ही हमको, मतलब आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, जैसे आप 11th 12th में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन पढ़ते हैं या एमएससी में पढ़ते हैं, वो थ्योरेटिकल अप्रोच है। कंपटीशन जब आप दे रहे हो तो वहाँ पर आपकी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा किसी टॉपिक पे पीएचडी तो करनी नहीं है, भाई मुझे ऐसा तो है नहीं कि भाई एक टॉपिक लेके मैं बैठ जाऊँ और उसमें मैं 10 बुक पढ़ूँ और मैं पीएचडी करूँ, ऐसा हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें 100% नहीं जाना, यही हमारी गलती है। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे कर रहे हैं वो अभी ये कर रहे हैं कि वो 100% पे जा रहे हैं कि भाई हमको तो 140 के 140 आने चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर आप 140 के पीछे भागोगे केमिस्ट्री में तो उसका परिणाम ये होगा कि आप जीके में बाहर हो जाओगे। तो आपको करना ये है कि आपको 140 पे नहीं भागना, आपको ये है कि भाई मेरे 130 प्लस क्वेश्चन हो जाने चाहिए, उतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा पे जाना भी नहीं है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपका टाइम बचेगा वो आप जीके में कन्वर्ट कर लोगे। तो मैंने आपको बताया था मेरे से पढ़ने का फ़ायदा आपको यही है। बाकी भी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं सबकी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से पढ़ने का प्लस पॉइंट ये है कि जितने कम मैटर में जितने ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको करवा सकता हूँ उतना कोई नहीं करा सकता। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मेरे 125 प्लस क्वेश्चन मैटर में से आए, हो सकता है किसी और के 125 से ज़्यादा आए हों, वो 130 आए हों, लेकिन आप मैटर कंपेयर करना, मेरा मैटर देखोगे थ्योरी 300 पेज की, अब आप उनका मैटर चेक करना कि कितने पेज का मैटर है। बात समझ आ रही है? तो अब आप देखिए 300 पेज पढ़ना और मान लीजिए किसी ने 1000 पेज का मैटर दे दिया, अब 1000 में से 128 आ गए और 300 में से 125 आ गए, कौन सा फायदेमंद है आपके लिए? जितना कम टाइम में आप स्कोर ज़्यादा करोगे आपके लिए फ़ायदा है, जीके पढ़ने के लिए टाइम बच जाएगा। वरना तो ये है कि 140 की करती रहो तैयारी और जीके में बाहर होते रहो, हर बार यही होगा, सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। चलिए ये आपके मैंने हाईलाइट कर रखा है। और ये क्वेश्चन देखो, स्कूल लेक्चरर 2013, असिस्टेंट प्रोफेसर 2014, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2008 और 19। अब मैं आपको क्या कहता हूँ कि स्कूल लेक्चर 2013 में तो ये बाद में आया था, पहले किस में आ गया था, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2008 में। इसका मतलब क्या हुआ, जब स्कूल लेक्चर 2013, मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, 2 बार स्कूल लेक्चर निकाल रखा है, 2011 वाला 2013 वाला। और मज़ेदार बात यह है कि 2013 वाले में मैं एज ए खुद स्टूडेंट एग्जाम भी दे रहा था और मैंने ऑफलाइन बैच भी पढ़ाया था। और मज़ेदार बात यह है कि जो ऑफलाइन बैच पढ़ाया था मात्र 3 महीने में, 3 महीने में मैंने कोर्स करा दिया था। 3 महीने तो उसके लिए जो स्टार्टिंग में आया था, कुछ बच्चे तो बाद में आए थे जिनको मैंने 1.5 महीने में भी कोर्स करा दिया था। और आप देखेंगे मात्र 9 बच्चे मिले थे मुझे ऑफलाइन बैच में अजमेर में, उसमें से 3 सिलेक्ट हो गए थे। मतलब 3 महीने मैंने पढ़ाया था, उसमें से 3 बच्चे सिलेक्ट हो गए थे। मज़ेदार बात यह है। और उसके बाद जो वैकेंसी थी पिछले वाली, अभी जो एग्जाम हो उससे पिछली वाली, यूट्यूब पे पढ़ाया था, 100% कोर्स भी नहीं पढ़ाया पाया था, काफ़ी टॉपिक बच गए थे, 70% कराया था, नोट्स प्रोवाइड कराए थे, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई थी, 7 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए? 7। ठीक है, वो भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप चेक कर सकते हो। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको इतनी बार रिपीट हुआ है तो इसका आसानी से आप देखेंगे, एच जो है माइनस एच क्रॉस अपॉन 2 पाई, आप चेक करो, एच क्रॉस अपॉन 2 पाई डेल स्क्वायर प्लस वी। अब ये माइनस वाला घट गया, अब माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m है, सॉरी ये माइनस वाला घट गया, अब 2m है नीचे, तो ये आपके नीचे m है और ये नीचे m है, ये आपके हो जाएगा माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी। ये एक फॉर्म है, ये मैंने सारी फॉर्म लिख रखी है कि भाई आपको वो फॉर्म चेंज करेगा तो क्या करोगे। ये 3 फॉर्म मैंने आपको दे रखी है, और भी 1 डायमेंशन या 3 डायमेंशन के अकॉर्डिंग क्या है डिफरेंट है। तो ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, छपा छपाया। अब ऐसे क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगता है? अब आप बोलोगे सर पेपर लेंदी था हमारा तो छूट गया। अब आप खुद सोचो, अभी तो मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब टाइम क्यों लगता है? क्योंकि आपका रिवीजन नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है। अब आपको याद ही नहीं कि सेलुलोज किससे बना है, तो आप सोचते रहोगे टाइम लगेगा। इसलिए मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि खाना उतना खाना चाहिए जितना हजम हो। अब एक तो इंसान 4 रोटी खा रहा है, एक इंसान 10 रोटी खा रहा है। क्यों? 10 रोटी वाला सोचता है मैं जल्दी पहलवान बन जाऊँगा, उसको डाइजेस्ट ही नहीं होगी, वॉमिटिंग हो जाएगी। इसलिए मैटर उतना पढ़ो जितना आप उसको बार बार रिवाइज कर सको। मैं ये नहीं कह रहा कम पढ़ो, मैं कह रहा हूँ जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। आप 50 बुक पढ़ लो, 50 रजिस्टर पढ़ लो, लेकिन आपका रिवीजन कम से कम 10 बार होना चाहिए और वो चीज़ आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए।
ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। तो अगर आपको याद है तो आप फटाफट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द कॉलम विथ देयर बॉन्ड पेयर। अब देखिए बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, शेप, ये सारा स्ट्रक्चर इसने दे रखी है। ऑप्शन देखिए ClF3, I3 माइनस SF4 BrF5। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप देखिए इसमें इसने क्या, अगर आप मिक्स कर दिया, अगर आप PYQ की शीट देखेंगे तो ClF3 पे खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, I3 माइनस मिल जाएंगे। I3 माइनस तो फेवरेट चल रहा है काफ़ी टाइम से, नेट गेट सब में पूछा जाता है। उसके अलावा SF4 BrF5। अब यहाँ पर आपके नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर और शेप। अब इसको मैं एक बार छोड़ देता हूँ, बॉन्ड पेयर लोन पेयर को, शेप की बात करते हैं। तो जब आप शेप की बात करोगे तो ये आप देखोगे, ये मैंने आपको जो मैंने टेबल बना रखी है थ्योरी में, वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं तो मैंने क्वेश्चन की जगह थ्योरी ले लिया। अब आप देखो सीसॉ जो शेप है वो SF4 का है। अब SF4 का सीसॉ शेप जो है ये रहा, सी का हो गया सेकंड, ठीक है, सीसॉ हो गया, ठीक है। इसके बाद टी शेप जो है ClF3 का है, ये भी कई बार आ रखा है, ClF3 का टी शेप है, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट आपके दे रखा है I3 माइनस लीनियर है, I3 माइनस क्या हो गया, लीनियर हो गया। उसके बाद BrF5, एक बच गया स्क्वायर पैरामिडल, ये रहा। अब आप मिला लो, अब आप ऑप्शन मिला लो कि भाई क्या ऑप्शन है। तो आप देखोगे कि जो ए है वो किससे मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन से मिल रहा है। तो ए का फोर्थ ऑप्शन एक ही दे रखा है। मतलब इस बार इसने जो ऑप्शन बनाया है वो बहुत ही सिंपल बनाया है। सिंपल का मतलब क्या है कि अगर आपको सारे नहीं आते, एक या दो भी आते तो भी आपका काम चल जाएगा। तो आप देखिए कि केवल ClF3 आता तो भी इससे आपका काम चल जाता। ClF3 जो है सेकंड गेट 2008 में पूछ रखा है। और मुझे ऐसे याद है कि जब पेपर हुआ उसके बाद एक स्टूडेंट डिस्कशन कर रहा था कि भाई ClF3 की स्ट्रक्चर क्या होगी। भाई मैंने कहा टी शेप होगी। बोले नहीं, ClF3 में तो हाइब्रिडेशन ये होता है, इसकी स्ट्रक्चर ये होगी। तो मैंने कहा कि भाई एक्चुअल स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन के हिसाब से अलग होती है, और अगर लोन पे आ जाता है तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है। तो ये आपके टी शेप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ पर ये मैंने हाईलाइट कर दिया कि भाई बेरिलियम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, और ये आपके बेरिलियम दे रखा है। ये तो एक हो गई एक बात। दूसरा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। सेकंड ईयर 2022। मतलब मैं आपको कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये आपके कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका सही है। तो अब आपको पता चल गया भाई क्वेश्चन आता है, पढ़ लो, जितने भी एग्जाम वाले प्रैक्टिस कर लो, रटना थोड़ी ना है। अब आप बोलोगे सर आप तो हमको तो रटा हुआ नहीं है बेरिलियम का। अरे रटना थोड़ी ना है। एक मज़ेदार बात और, कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हमको नहीं आता, हम सोचते हैं हमको तो आता ही नहीं है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, जो कि आजकल कॉमन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, आपके पूछा विच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन मॉलिक्यूलर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। अब देखो मैं मजेदार बात बताता हूँ, हीलियम प्लस तो हाइड्रोजन हीलियम, दो एटॉमिक नंबर है, तो दो हीलियम जो है इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, और 4 के बाद प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, ठीक है। अब आप देखोगे कि 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, ये गलत हो गया। ये आपको बता रहा हूँ नेगेटिव कैसे कम किए जाते हैं। दूसरा है लिथियम 2+। अब लिथियम 2+ है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 6 का मतलब है क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। ये लास्ट में ऑड दिख रहा है, ये गलत हो गया। सोडियम 11 और 11 22 होने चाहिए इवन, ये ऑड दिख रहा है, गलत हो गया। ऑप्शन ऐसे दे रखे कि अगर मेरे को ये भी नहीं पता कि भाई कॉन्फ़िगरेशन कैसे आती है, नीचे कौन सा आता है ऊपर कौन सा आता है, तो भी मैं इसको सही कर देता। कैसे कर देता कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उससे मैं ऑड और इवन तो पता चल ही रहा है, उससे मैं 3 ऑप्शन काट देता तो मेरा एक ऑप्शन बच गया, वो सही हो जाता। भाई बेरिलियम में इसमें इवन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जिससे आपके एक्यूरेसी भी बढ़े, स्पीड भी बढ़े और नेगेटिव भी ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग इज। भाई निम्न में से कौन सा आउटर है, आपने पढ़ रखा है इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। अगर हाइब्रिडेशन है D2sp3 तो ये इनर ऑर्बिटल है, और अगर हाइब्रिडेशन है sp3d2 तो ये आउटर ऑर्बिटल है। ये क्या है, आउटर ऑर्बिटल है। बात समझ में आ रही है। तो इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। अब ये पूछ क्या रहा है, आउटर ऑर्बिटल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये, आउटर ऑर्बिटल पूछ रहा है। तो आउटर का मतलब है sp3d2। आउटर का मतलब क्या है, sp3d2। अब जब आप ऑप्शन चेक करोगे, हालांकि मैंने आपको बता रखा है, पूरा फ्लो चार्ट समझा रखा है, यूट्यूब वीडियो में आप जाओगे आपको पूरा फ्लो चार्ट है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के लिए, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि भाई पेयरिंग होगी या नहीं होगी। अब यहाँ पर आप देखोगे, एक बार को मैं सरसरी निगाह से देखूँ, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ऑक्सीलेट मिड में आता है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फ्लोरीन जो है वीक लिगेंड है, तो इसके चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। अब ये मैंने ये नहीं कहा सही हो गया,
अब आप क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। ये शीट का क्वेश्चन नंबर 202। अब आप देखो 202 मतलब अगर कोई बड़ी यूनिट है आपको उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मन से मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया है। 202 क्वेश्चन नंबर कौन से एग्जाम में आया हुआ है? केमिस्ट में आया हुआ है, माइंस एंड ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट 2015 का। अगर मान लो आपने शीट पढ़ी होती ढंग से तो ये क्वेश्चन पढ़ा होता। इसमें क्या पूछ रहा है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही तो पूछ रहा है वो, और इसका आंसर क्या है? COF6 3-। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? सी, मतलब छपा छपाया क्वेश्चन है। आप देखना, मैंने कई बार आपको बताया था कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप ध्यान से पढ़ लो, एग्जाम होगा, छपे छपाए क्वेश्चन आएंगे, और ये मैं प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूँ। ये मेरे शीट का क्वेश्चन नंबर 202, और मेरा खुद का नहीं है, मैंने कोई घर पे नहीं बनाया है, एग्जाम में आया हुआ है। अब देने को मैं आपको 10,000 क्वेश्चन दे दूँ, लेकिन काम के कौन से हैं उसके अकॉर्डिंग, तो ये आपके क्वेश्चन शीट में मिल जाएगा एज इट इज़ COF6। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे तो सीधी सी बात है, कोबाल्ट 3+ हो गया। कोबाल्ट क्या हो गया? 3+ हो गया। अब 3+ का मतलब D6 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन एक तो ये 3D का मेटल है, अगर 4D 5D होता है तो पेयरिंग होने के चांस ज़्यादा होते हैं। एक तो 3D का मेटल है, उसके बाद लिगेंड वीक है, तो क्या हो जाएगा? आपके पेयरिंग नहीं होगी, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr4 2-। अब इसने कॉम्प्लेक्स दे दिया MnBr4 2-, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया। अब मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया, इसका मतलब आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन की जानकारी दे दी। अगर मैग्नेटिक मोमेंट जितना आता है राउंड ऑफ में, उससे एक कम कर दो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाती है। जैसे राउंड ऑफ में कितना है? ये 6 के आसपास है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें 5 हो जाएंगे। ये सब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अगर ये होता 4.8 समथिंग तो इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 5। अब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, सीधी सी बात है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, तो 2 स्ट्रक्चर हो सकती है। एक हो सकती है टेट्राहेड्रल, एक हो सकती है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर के लिए पेयरिंग ज़रूरी है, और टेट्राहेड्रल के लिए पेयरिंग ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपके 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब पेयरिंग बिल्कुल नहीं हुई है, और पेयरिंग बिल्कुल नहीं हुई है इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या है? टेट्राहेड्रल है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई। अब आप नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये आया हुआ है स्कूल लेक्चर 2018, समझ में आ रही बात? द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr4 2- इज 5.9 बोर मैग्नेटॉन। द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी, कि ये कह रहा है कि भाई ये MnBr4- कॉम्प्लेक्स है, MnBr4 2- कॉम्प्लेक्स है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट ये है, ज्योमेट्री क्या होगी? सेम क्वेश्चन है। क्या है? सेम क्वेश्चन। मैं आपको क्या कहता हूँ कि या तो एज इट इज छपा छपा आ जाएगा, या क्वेश्चन वही रहेगा, उसको एक में कान ऐसे पकड़ा था क्वेश्चन में, दूसरे में कान उसने ऐसे पकड़ लिया। अब इसमें इसने डायरेक्ट पूछा था कि स्ट्रक्चर क्या है, इसका आंसर है टेट्राहेड्रल। अब इसमें इसने डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं पूछी, इसने ऑप्शन दे दिए। इट हैज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज T2G5। जब वो कह रहा है 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो सारे T2G में थोड़ी ना होंगे, T2G नीचे है और Eg ऊपर है। इसके में 3 होने चाहिए थे, इसमें 2 होने चाहिए थे, ये गलत हो गया। दूसरा ये कह रहा है इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज T2G2 Eg3। भाई T2G में 3 होंगे और Eg में 2 होंगे, ये भी गलत हो गया। इट इज़ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, भाई 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो लो स्पिन थोड़ी ना होगा, ये भी गलत हो गया। तो ये आपका कंफर्म हो गया। अब ये मैंने क्यों क्रॉस चेक करा? कई बार क्या है कि ऑप्शन ऐसे दे दे कि भाई डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, तो जब वो टेट्राहेड्रल और डिस्टॉर्टेड दे देगा मतलब वो इनडायरेक्टली जॉन टेलर पूछना चाह रहा है। तो मैं सारे ऑप्शन क्यों पढ़े? क्योंकि मुझे चेक करना था कि जॉन टेलर वाला कंसेप्ट तो नहीं उसने बीच में पूछ लिया, नहीं पूछा है, तो ये आपके ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये पढ़ा होता एज इट इज़ आपके क्वेश्चन हो जाता। 33 क्वेश्चन नंबर है नोट्स का, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फेवरेबल फॉर स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन ब्रैकेट में जॉन टेलर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। निम्न में से कौन सी कंडीशन स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की है? कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए? ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो सबसे पहले तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग क्या होती है? T2G नीचे और Eg ऊपर। अब जॉन टेलर पे आ जाता है। जॉन टेलर होता क्या है? तो मैंने आपको जॉन टेलर पढ़ा रखा है, नोट्स पे भी मेंशन कर रखा है कि आपके कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक होगा तो जॉन टेलर नहीं होगा, रेगुलर स्ट्रक्चर होगी, और अगर आपके सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिक है, तो डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होगा। तो डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होगा मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। अब मैंने आपको तरीका भी बताया था कि अगर आपको एक जैसा दिख रहा है, जैसे मान लो खाली दिख रहा है तो ये सिमेट्रिक है। अब ये आपको ऐसा दिख रहा है मतलब एसिमेट्रिक है, ऐसा दिख रहा है मतलब एसिमेट्रिक है, और ये हो गया मतलब ये क्या हो गया? वापस से सिमेट्रिक हो गया। इसकी बात करें तो ये अब आपके एसिमेट्रिक हो गया, ये आपके क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया, और वापस से अगर कर दूंगा तो ये एसिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। अब ये एसिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक है, और ये सिमेट्रिक है। समझ में आ गई बात? अब
स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या है कि जब आप स्प्लिटिंग पढ़ते हो, टेट्राहेड्रल में उल्टी होगी, ऑक्टाहेड्रल में उल्टी होगी, नीचे वाले में अगर एसिमेट्री है तो वीक होता है और ऊपर वाले में एसिमेट्री है तो स्ट्रॉन्ग होता है। ये सारे मैंने आपको नोट्स में बता रखे हैं और क्लास में भी समझा रखे हैं। जॉन टेलर हो गया, एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब मज़ेदार बात बता देता हूँ आपको। अब आप सोचोगे सर हमको जॉन टेलर तो पढ़ा हुआ था लेकिन स्ट्रॉन्ग वीक नहीं पढ़ा था। अरे मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन तो पढ़ो। अगर आपने क्वेश्चन और ऑप्शन ढंग से पढ़ लिए तो आपको कम भी आता है तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। कैसे? जैसे मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं पता स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन क्या होता है, लेकिन मुझे इतना तो पता है ना जॉन टेलर क्या होता है। जॉन टेलर के लिए मुझे क्या चाहिए? एसिमेट्रिक कॉन्फिगरेशन। अब आप मुझे बताओ कि जो जीरो है वो कौन सी कॉन्फिगरेशन है? ये जो जीरो इलेक्ट्रॉन लिखे हुए कौन सी है? ये सिमेट्रिक है, तो ये तो वैसे ही कट गए। अब स्ट्रॉन्ग और वीक का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा इसमें। भाई जीरो का मतलब वो सिमेट्रिक है, स्ट्रॉन्ग वीक तो गए तेल लेने। नेक्स्ट की बात आती है, इफ T2G एंड EG ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन आर सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल की बात कर दी है तो वैसे ही गलत बात कर दी इसने, 3 ऑप्शन कट गए। अब मेरे नेगेटिव होने के चांस कितने बचे? 0%। अब मुझे फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। व्हेन 4 and 9 इलेक्ट्रॉन्स इन D ऑर्बिटल ऑफ हाई स्पिन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन मेंशन कर रखा है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका भी आपको चेक करना है। अब आप ये देखो कि हाई स्पिन में जब इलेक्ट्रॉन में भर रहा हूँ तो मुझे 4 और 9 चेक करना है। 1 2 3 और ये 4 जो है वो आपके ऊपर वाले में आ गया, मतलब स्ट्रॉन्ग की कंडीशन हो गई। उसके बाद ये 5 6 7 8 और ये 9, ये डिस्टॉर्शन वो एसिमेट्री आ गई ऊपर वाले में, मतलब ये सही है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब आपको स्ट्रॉन्ग वीक नहीं भी पता तो भी सॉल्व हो जाएगा। मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, इफ एसिमेट्री इज इन लोअर एनर्जी लेवल, फॉर एग्जांपल T2G इन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इज कॉल्ड वीक जॉन टेलर, एंड इफ इट इज इन हायर एनर्जी लेवल इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। थ्योरी में मेंशन है, क्वेश्चन भी आ रखे हैं। क्वेश्चन देखो नीचे, सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन ऑफ द ऑक्टेडल शेप इज कॉज्ड बाय। सिग्निफिकेंट का मतलब है अच्छा खासा, अच्छा खासा का मतलब है स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग के लिए ऑप्शन क्या दे रखा है? सिमेट्रिकल अरेंजमेंट तो है ही नहीं, ए सिमेट्रिकल फिलिंग, सिमेट्रिकल वाली भी हटा दो। अब ये कह रहा है ए सिमेट्रिकल किस में? EG और T2G, तो EG में ए सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब ये सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन पहले आ रखा है स्कूल लेक्चर 15। मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए होते, कहीं से भी करो। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर कहाँ से सॉल्व करें, मैंने कहा भाई PYQ सॉल्व कर लो। अगर आपके पास पैसे हैं तो जो आपको प्रोवाइड करा उससे खरीद लो, और पैसे नहीं है तो RPSC की वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड कर लो, आंसर की भी दे रखी है, क्या दिक्कत है, फ्री में काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके क्या है कि ये क्वेश्चन एज इट इज आ रखा है। अब ये सीधा पूछ रखा है इसमें, इसने ऑप्शन बना दिए। सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, मिलता जुलता। कंसेप्ट लर्निंग करनी है आपको, क्या करनी है? कंसेप्ट लर्निंग, रटने नहीं बैठना। अगर आपने कंसेप्ट लर्निंग कर ली तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। और मैं आपको बता रहा हूँ लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व किया करो। ये देखो मैंने पहले ऑप्शन काट दिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है CuF6 3-। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? CuF6 3- कॉम्प्लेक्स आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू, कि भाई ये पैरामैग्नेटिक है क्यों? 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब देखो CuF6 3-। अब मैंने आपसे अभी क्या कहा था वीडियो में कि एग्जामिनर ने क्या करा, एक क्वेश्चन कंसेप्ट पकड़ा, उसी पे क्वेश्चन। अब CuF6 3- पे पहले भी क्वेश्चन पूछ लिया तो आपने सॉल्व कर रखा है। भाई CuF6 3- में CO3+ है, 3+ का मतलब D6 कॉन्फिगरेशन। और अभी हमने देखा था आउटर ऑर्बिटल है, क्या है? आउटर ऑर्बिटल। तो आउटर ऑर्बिटल की जब आप बात करोगे D6 में 1 2 3 4 5 और ये 6। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने? 4। क्लियर है? अब देखो ये नोट्स का मैंने क्रॉप कर रखा है, क्या कर रखा है? पॉइंट नंबर 5। अब ये पॉइंट नंबर 5 क्यों आया? पहला पॉइंट तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। एग्जाम्पल दे रखा है भाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, मैग्नेटिक मोमेंट 4.9, पैरामैग्नेटिक फॉर एग्जाम्पल CuF6 3-। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने लिखे हुए हैं? 4। ये 4 रटने की नहीं कह रहा हूँ, ये लिखे हुए हैं, मतलब आपको प्रैक्टिस भी करनी है और फिर ये आपको ध्यान भी है। CuF6 3- कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप देखो एज इट इज मैटर आ रहा है, और मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो मैं आपको मैटर प्रोवाइड करता हूँ उसमें खासियत क्या है। देखिए सबसे आसान तरीका क्या होता है मैटर बनाने का? आसान तरीका ये होता है कि मुझे 11-12 का मैटर बनाना है तो मैंने NCERT उठा ली, ग्रेजुएशन का मैटर उठाना है तो मैंने कोई सी भी ग्रेजुएशन की बुक उठा ली, MSc का मैटर उठाना है तो कोई रेफरेंस बुक उठा ली, या ग्रेजुएशन के लिए भी कोई रेफरेंस बुक उठा ली, उधर से कॉपी करा, पेस्ट करा। ये सबसे आसान तरीका है। लेकिन मेरा जो मैटर बनाने का तरीका है वो अलग है। मैं बुक से मैटर तो लेता हूँ लेकिन खुद का भी इनपुट डालता हूँ। अब आप देखोगे कि ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 वाले एग्जाम्पल, 1 वाले, ये आपको अलग से नहीं मिलेंगे किसी बुक में, मैंने अपनी तरफ से बना रखे हैं। और ये भी आपको कह रखा है कि जो भी एग्जाम्पल जिससे सूट करे उसमें ऐड कर लेना। तो अप्रोच होनी चाहिए आपकी कि भाई अप्रोच क्या है कि आप
कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर रहे हो, और प्लस रेंज का ध्यान रखना है कि भाई स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हो तो उससे रेंज ना तो नीचे जानी चाहिए ना ऊपर जानी चाहिए। नीचे ऊपर का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो स्कूल लेक्चर के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप नीट में जाओगे तो कुछ क्वेश्चन नो डाउट मिलेंगे आपको, लेकिन सारे नहीं मिलेंगे। अगर आप नेट गेट में जाओगे कोई फायदा नहीं है। तो रेंज मैच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेंज मैच होनी चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका आरपीसी या PYQ। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट दे रखा है द लिगेंड विच हैज लोएस्ट फील्ड स्ट्रेंथ इन ऑक्टाइडल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे और भी क्वेश्चन आ रखे हैं। अब क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है भाई? खूब बड़ी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, कोई से भी 3-4 उठा लो, उसका ऑर्डर दे दो। आसान क्या है कि भाई एक पूछ लो, स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक कौन सा है, और थोड़ा मुश्किल क्या है पूरा सीक्वेंस पूछ लो। सीक्वेंस में फिर पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको पता है कि भाई कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग होता है और साइनाइड भी स्ट्रॉन्ग होता है। अब बच गए ऑक्जिलेट और अमोनिया। इसमें भी आप देखोगे कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। अब ये मैं मन से नहीं कह रहा हूँ, ये आपके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, मैंने हाईलाइट कर दिया जो जो है। CO और CN- आ गया यहाँ पर, ये NH3 आ गया, ये ऑक्जिलेट आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्जिलेट। अब कई बार क्या हो जाता है? कन्फ्यूजन हो जाता है। कई बार क्या हो जाता है? कन्फ्यूजन कि भाई मुझे तो याद नहीं आ रहा। हाँ ये तो मुझे याद आ रहा है कि भाई ये सबसे स्ट्रॉन्ग में तो कार्बोनिल और साइनाइड होते हैं, लेकिन बाकी याद नहीं आ रहे, तो क्या करें? ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन क्या दे रखा है? टेक्निकल असिस्टेंट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में ऑर्डर पूछ रखा है, 5 लिगेंड देखे। अब यहाँ पर तो क्या है कि सबसे स्ट्रॉन्ग वीक में तो फिर भी आसान है क्वेश्चन, ये टिपिकल है। मैं बता रहा हूँ कि आपके कंसेप्चुअल लर्निंग क्यों जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा। अब ये क्वेश्चन पढ़ने का मतलब ये नहीं कि इसको रट लिया, पढ़ना तो है ही, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? या तो ऑर्डर पूछेगा, या स्ट्रॉन्गेस्ट पूछेगा, या वीकेस्ट पूछेगा। 3 तरीके हैं और कोई तरीका नहीं है। नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो मजेदार। अ पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग सिग्मा डोनर इज, कि बेटर सिग्मा डोनर कौन सा है? हैलाइड डोनर। अब इसमें आंसर अगर आप जाओगे तो आंसर आप देखोगे तो इसमें आंसर क्या है? ये वाला हैलाइड, फिर ऑक्साइड, फिर मतलब अगर हेलोजन डोनर है तो उसकी टेंडेंसी कम है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो आप देखोगे कि कार्बन जो डोनर है, कंपेरेटिवली एक कंसेप्ट है कि डोनर टेंडेंसी कार्बन की ज़्यादा है। फिर उसके बाद आपके क्या आ रहा है? नाइट्रोजन, फिर उसके पीछे ऑक्सीजन, फिर हेलोजन। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर कार्बन डोनर है या नाइट्रोजन डोनर है, यहाँ पर ऑक्सीलेट में ऑक्सीजन डोनर है, तो वो वीक है। अगर आपको रटने की टेंडेंसी है तो रट ही लो आप। और फिर भी टेंडेंसी, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं एक तरह से मान लो गजनी जो मूवी आई थी वो मेरे पे मैच होती है, मेरे को कुछ याद नहीं रहता, बहुत कम याद रहता है। तो मैं क्या करूँगा कि अगर थोड़ा भी डाउट हो गया तो मैं कंसेप्ट लगाऊंगा ये वाला, फिर मैं सॉल्व कर लूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ थोरियम इन MgTH NO3 6 एंड शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रेस्पेक्टिवली आर। अब देखिए फिर आप चेक करो, ये मैं सीधे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स MgTH NO3 6 इज, ये क्वेश्चन है स्कूल लेक्चर 2015 का, मतलब ज़्यादा पीछे नहीं जाना, ज़्यादा अदर एग्जाम में भी नहीं जाना, केवल स्कूल लेक्चर का हमने देखा 2015 का। MgTH NO3 6 चेक करो भाई, सेम है क्या? MgTH NO3 6 सेम है, क्या है? सेम है। यहाँ पर केवल स्ट्रक्चर पूछी, उसने स्ट्रक्चर के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर ही पूछ लिया। अब मज़ेदार बात देखो कि एक स्ट्रक्चर 2 बार रिपीट नहीं करी है, ऑप्शन में एक स्ट्रक्चर 2 बार रिपीट नहीं करी। इसका मतलब अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पता है तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इतना भी आपको स्ट्रक्चर रटते थोड़ा ना हो। अब मुझे पता है कि ऑक्टाहेड्रल है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब यहाँ पर अगर ये आपका क्वेश्चन पड़ा हुआ होता तो आपको पता है इसकी स्ट्रक्चर होती है इकोसाहेड्रल। क्या होती है? इकोसाहेड्रल। अब ऑप्शन में देखो इकोसाहेड्रल एक ही में दे रखी है, ये रही। कोऑर्डिनेशन नंबर भी मैच नहीं हो रहे, मतलब मैच का मतलब 6, 8, 9 सब में अलग है और स्ट्रक्चर भी अलग है। अब आपको पता है भाई ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर 6 की होती है, तो पहले क्वेश्चन अगर आपको पता है भाई इकोसाहेड्रल है तो आप इसको कर लोगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं तो ये फायदा होता है। अब आप बोलोगे कि सर हमको टाइम लग रहा है, क्या टाइम लग रहा है भाई? क्वेश्चन आपने पढ़ा, ये आपको क्वेश्चन पहले से याद है। अब ये तो हो गई बात क्वेश्चन की। अब आते हैं थ्योरी पे। थ्योरी में मैंने आपको एक टेबल बनाई थी जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स लिखे हुए थे। ये कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है और ये इसकी स्ट्रक्चर लिखी हुई है, देखो हाईलाइट करा हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 MgTH और ये इकोसाहेड्रल। इसका मैं आपको सोर्स बता देता हूँ, JDL। मेरे जो नोट्स हैं F ब्लॉक के वो 99% JDL में से बनाए मैंने। हाँ मेरे नोट्स बनाने का तरीका क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखता, शॉर्ट में काम चला देता हूँ, मतलब मैटर पूरा कवर हो जाएगा काम का, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं होगी। लेकिन मेरा सोर्स क्या है? PYQ और JDL F ब्लॉक के लिए। एक बार मैं अलग से वीडियो बना दूंगा F ब्लॉक का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक जितने भी RPSC ने F ब्लॉक के क्वेश्चन पूछे 99.9% JDL में से हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप काउंट करते जाओ कि कितने छपे छपाए क्वेश्चन आए नोट्स में से। अब आप काउंट गिनते जाना आप, ठीक है? मैं तो नहीं गिन रहा, आप गिनते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऑक्टाइडल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, भाई इनमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑक्टाइडल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। चलो इसको पढ़ने से पहले मैं नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है? सॉरी थ्योरी है, थ्योरी पढ़ लेता हूँ। चलो थ्योरी मैंने ये फैक्टर अफेक्टिंग है, इस पर क्वेश्चन भी आ रखे हैं। देखो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है, ये मैंने इसलिए ले लिया था कि आपको एक आइडिया हो जाए कि कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है, मतलब एक कंसेप्ट पूछ लिया मतलब वो रिपीट हो सकता है। कंसेप्ट क्या है? कंसीडर द फैक्टर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड अपॉन, मतलब ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ रखा है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रहे हैं? वैलेंसी ऑफ द मेटल, प्रिंसिपल क्वांटम, ये सही है, वैलेंसी पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री पे करती है, लिगेंड पे करती है, सभी पे डिपेंड करती है। अब वापस पीछे आ जाते हैं, थ्योरी की बात करें, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल की अगर बात करें तो उसमें 3D 4D 5D ये आपके हो गया, 3D 4D 5D बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ स्प्लिटिंग बढ़ रही है। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में टेट्राहेड्रल से ज़्यादा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल से ज़्यादा स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद आगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका मतलब ये हो गया कि भाई मेटल में दो फैक्टर से डिपेंड कर रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट और 3D 4D 5D। दूसरा ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही है और लिगेंड पे कैसे डिपेंड कर रही है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। अब अपन चलते हैं ऑप्शन पे। लार्ज नेगेटिव चार्ज लिगेंड विल हैव लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, एक बार को आगे बढ़ते हैं। स्मॉल नेगेटिव चार्ज लिगेंड विल हैव लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। नेक्स्ट है मेटल आयन विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉज लार्जर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मतलब मेटल की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। ये देखो मैच कर रहा है पॉइंट, ये सही है। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट, इन सिमिलर कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल हैविंग सेम लिगेंड द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीजेस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इंक्रीजेस। डी ऑर्बिटल साइज बढ़ने का मतलब है 3D से 4D, 4D से 5D, मतलब सही है स्टेटमेंट, ये भी सही है। अब आप बोलोगे सर ये तो हमने लाइन पढ़ी नहीं है। अरे आपको रट्टू तोता थोड़ा ना बनना है कि सर एज इट इज़ लाइन, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए भाई 3D से 4D, 4D से 5D। अब ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि 3D से ज़्यादा साइज 4D का होता है और 4D से ज़्यादा साइज 5D का होता है। ये दो स्टेटमेंट सही है। अब ये जो स्टेटमेंट है, देखिए होता क्या है कि अगर हम ओवरऑल लिगेंड की बात करें तो ओवरऑल लिगेंड पे कैसे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। उसके अलावा अदर्स कुछ पॉइंट हो रखे होते हैं समझाने के लिए कि भाई जैसे कीलेट फॉर्म करेगा या XYZ, काफ़ी सारे पॉइंट है। तो उसमें आप एक कह सकते हो कि भाई नेगेटिव चार्ज का, लेकिन फिर भी ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। अब नेगेटिव चार्ज आप देखोगे तो यहाँ पर न्यूट्रल जो है CO ये स्ट्रॉन्ग है और नेगेटिव वाले काफ़ी सारे हैं जो इससे वीक हैं। तो मेरे हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। हालांकि RPC ने जो अभी की दी है उसमें उसने आंसर इसको माना है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना एक्यूरेट नहीं है। अगर बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल बेस देखे तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को उसको फॉलो करना है। तो ये क्या है कि थ्योरी चलती है, जब आप देखोगे ना लिगेंड को एक्सप्लेन करने की थ्योरी चलती है तो अलग अलग थ्योरी होती है, एक नेगेटिव चार्ज को एक्सप्लेन करने वाली और एक न्यूट्रल को एक्सप्लेन करने, उसमें डिटेल में नहीं जा रहे। मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन गलत है, RPC ने इसको सही माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कंसेप्ट लर्निंग कर दिया। अगर एक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया मतलब उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया तो उसके आसपास जितनी भी चीज़ें वो आपको समझ में आनी चाहिए, तो उस पर क्वेश्चन वो घुमा फिरा के पूछेगा फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ट्राई पॉजिटिव लेंथेनेड आयन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व कराने से पहले मैं आगे आ जाता हूँ, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनेड आयन हैज़ मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू 7.94। ये इसने क्या करा, इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दे दी और पूछ लिया कि इतनी वैल्यू किसकी है। इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पे क्वेश्चन आ रखा है। तो अगर एक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, इसका मतलब अब आपको मैग्नेटिक मोमेंट का आइडिया होना चाहिए कि किसकी मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कितनी होती है। अब वापस से चलते पीछे। ये आपको मैंने नोट्स में ये पूरा चार्ट दे रखा है। हालांकि थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी होती है जो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, वो मैंने मेंशन नहीं करी है, मैंने ऑब्जर्व वाली मेंशन करी है। ठीक है, थ्योरेटिकल वाला आपके कंसेप्ट भी होता है कि भाई हाफ फील्ड से कम है या हाफ फील्ड से ज़्यादा है, उस पर भी फॉर्मूला पूछ रखा, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है, अब ये आपको टेबल दे रखी है, आपको याद करनी है ऑब्जर्व की। अगर याद नहीं भी है, क्योंकि देखो कई बार थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व में थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, थ्योरेटिकल जो फॉर्मूले हैं उससे भी निकाल सकते हो, उसमें टाइम लग जाएगा। अब इसकी जब आप वैल्यू देखोगे तो आपका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस टाइप से आता है, डबल हम्ड ग्राफ कहते हैं इसको। डबल हम्ड मतलब दो पीक है, 1 और 2। अब कैसे है कि शुरू में वैल्यू 0 है, फिर 2.4 बढ़ी, फिर 3.5 बढ़ी, फिर 3.55 बढ़ी, फिर नीचे आ गई 2.7, फिर 1.5, फिर वापस से बढ़ी, फिर वापस से कहाँ तक बढ़ी, 10.4 तक। मतलब पहले बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ गई और फिर कम हो गई। अब यहाँ पर आपके एग्जाम्पल हैं, वैल्यू है, चेक कर लो। अब अगर मान लो आपको याद नहीं है तो सबसे पहली बात तो सीरियम जो है 3+, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 1। अब आप देखो गैडोलिनियम जो है मिड में आता है,
गैडोलिनियम कहाँ आता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ रखी है, 3+ की बात हो रही है, तो गैडोलिनियम में कितने हैं, 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अब एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई सीरियम में 1 है, गैडोलिनियम में 7 है। अब आपके वाई भी आ गया, वाई भी देखो सेकंड लास्ट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 1, इसमें भी 1 है अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखो मजेदार बात, इसमें 7 हैं। और TM3+ में चेक करो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन पता चल गया, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि अगर हाफ फील्ड से कम है तो उसमें नेगेटिव हो जाता है, और ज़्यादा है तो मतलब अगर हाफ फील्ड से कम है तो अभी फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके आ गया। अब आप चेक करो कि भाई सीरियम और वाई भी कम होनी चाहिए और गैडोलिनियम सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो गैडोलिनियम जो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, आप चेक करो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन दे रखा है। अब बच्चे सोचेंगे सर हमको तो वैल्यू याद नहीं, सर पकड़ लेंगे कि सर आपने दे दिया, हम इतनी सारी वैल्यू याद कैसे करें। अरे वो आपसे रट्टू तो होते हैं, वो थोड़ा ना चेक करना चाह रहा है कि आपने कितना रट रखा है, वो तो आप अनपेड इलेक्ट्रॉन का आइडिया लगाओगे उससे आ जाएगा। फिर भी मैंने वैल्यू लिखवा रखी है, तो आप देखोगे भाई इसमें 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो नो डाउट ज़्यादा आनी चाहिए, तो ये आपके एक ही ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। तो हर तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक नीचे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। इन जनरल मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वैल्यू ऑफ एक्टिनाइड आयंस एज कंपेयर टू दोज ऑफ लेंथेनाइड आयंस। ये क्वेश्चन आ रखा है स्कूल लेक्चरर 2013, असिस्टेंट प्रोफेसर 2011। ये आ गया। ये मैंने अभी इसको आंसर नहीं बताया, अब चलते हैं यहाँ पे। एक्टिनॉइड्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स देन लेंथेनाइड्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप चेक करेंगे कि भाई जब ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ते हैं तो लेंथेनाइड में तो +3 होती है कॉमन और +4 तक जाती है, एक्टिनाइड में बहुत ज़्यादा जा रही है, नेपच्यूनियन प्लूटोन के +7 तक जा रही है। स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ एक्टिनॉइड्स आयंस इज मच शार्प देन दैट ऑफ लेंथेनाइड आयंस। एक बार को मैं छोड़ देता हूँ, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, मैंने छोड़ दिया, मतलब कहने का मतलब मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ रहा हूँ तो ये स्टेटमेंट मुझे क्लियर है, ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं इसको छोड़ दिया, होल्ड पे छोड़ दिया। नेक्स्ट वाला है मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्टिनॉइड इज हायर देन दैट ऑफ लेंथेनाइड। अब ये पूछ क्या रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अब देखिए ये आंसर मतलब नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ होता तो आपको ये समझ में आ जाता है कि ये स्टेटमेंट गलत है और ये आंसर सही है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्टिनॉइड इज हायर देन लेंथेनॉइड। हायर नहीं होती है, लोअर होती है। तो ये क्या कह रहा है, इन जनरल मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वैल्यूज ऑफ एक्टिनॉइड आयंस एज कंपेयर टू दोज ऑफ लेंथेनॉइड इज लोअर। तो अगर ये आपके क्वेश्चन पढ़ा हुआ होता, 2 बार आया हुआ है, तो आपको पता होता है कि भाई एक्टिनॉइड की लोअर होती है। अब ये कह रहा है इज हायर, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, 100% गलत है। कितने % गलत है? 100% गलत है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये सही है स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। अब ये वाला बच गया। तो अगर मान लो मुझे बाकी के कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता, केवल एक स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व करा हुआ होता, तो मुझे ये पता था कि भाई एक्टिनॉइड की जो मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो लोअर होती है, इसमें दे रही है हायर, मतलब ये तो गलत है ही है, बाकी मुझे नहीं पता। अब अगर बात करें तो ये वाला जो ऑप्शन है स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ एक्टिनॉइड इज मच शार्प, ये गलत है। एक्चुअल में ब्रॉड होती है। क्या होती है? ब्रॉड होती है और इंटेंस होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये इसने आरपीसी ने गड़बड़ कर दी, मतलब वो ये वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन तो बनाना चाह रहे थे लेकिन 4 स्टेटमेंट ने गड़बड़ कर दी, तो ये डिलीट होएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, इसका आंसर वैसे तो 100% ये है, लेकिन ये भी गलत है, तो ये डिलीट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपने अगर क्वेश्चन पढ़ रखा है तो वो कंसेप्ट काम आ रहा है। अगर वो आपको कंसेप्ट पता होता, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, अगर वो आपको पता होता तो आप आंसर कर देते। अब ये तो आरपीसी ने गलती कर दी कि 4 में से 2 गलत कर दिए। अगर वो शार्प की जगह वो दूसरा ऑप्शन बना देता तो आंसर आपको आ जाता बिना बाकियों के पता हुए। तो आपको कम नॉलेज में भी आप ज़्यादा क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठंडे दिमाग से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेशन इन लेंथेनाइड द स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन एस एंड ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एल coupled together to give new quantum number, which of the following relation is correct when shell is less than half filled? अभी मैं आपको बता रहा था कि अनपेड इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड से कम है या ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जे की जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर ये थ्योरी का पॉइंट है, ये थ्योरी का मैंने क्रॉप कर लिया, पॉइंट नंबर 4 है थ्योरी का, मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड। स्पिन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। व्हेन द एफ सब शेल इज लेस देन हाफ फील्ड, अगर एफ सब शेल हाफ फील्ड से कम है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। कौन कौन से? स्पिन और मैग्नेटिक मूवमेंट। जे इक्वल्स टू एल माइनस एस।
बट दे सप्लीमेंट ईच अदर व्हेन एफ सबशेल इज मोर देन हाफ फील्ड। तो अगर मोर देन हाफ फील्ड है तो जे इक्वल्स टू एल प्लस एस हो जाएगा, और लेस देन हाफ फील्ड है तो जे इक्वल्स टू एल माइनस एस हो जाएगा। तो ये एल माइनस एस ये रहा। अब ये तो थ्योरी की लाइन हो गई। अब नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इन द लेंथेनाइड द स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन एस एंड ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एल कपल टुगेदर टू गिव न्यू क्वांटम नंबर जे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट व्हेन शेल इज लेस देन हाफ फील्ड। स्कूल लेक्चर 2015 का क्वेश्चन है। अब आप खुद सोचो कि मान लो आप पेपर सेटर हो, आपको पेपर बनाना है, फिर आपको ये कहा जाए कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो फिर वो पेपर बना ही नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता भाई? एक टॉपिक में आप देखेंगे तो छोटा यूनिट है तो 10 से 15 कंसेप्ट, और बड़ा यूनिट है तो 20 से 25 कंसेप्ट, ये होते हैं कुल मिला के कंसेप्ट लर्निंग में। अब उन कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप वो क्वेश्चन पे कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो आप बनाओगे क्या? सब तो नहीं छोड़ सकते, कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो आप देखोगे कुछ भी कर लो, एज इट इज क्वेश्चन भले लैंग्वेज ना हो, लैंग्वेज घुमा के पूछेगा लेकिन कंसेप्ट वही होगा। छपा छपाया क्वेश्चन है, गिनते जाओ। मैंने आपसे कहा था कि जब आपका एग्जाम होगा नोट्स में से छपे छपाए क्वेश्चन आएंगे, ये डायरेक्ट छपे छपाए क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा सेकंड पार्ट वाला, उसमें आपके एप्लीकेशन बेस है, मतलब न्यूमेरिकल है या उस कंसेप्ट पे कोई क्वेश्चन है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन छपा हुआ है। ये देखिए शीट का क्वेश्चन नंबर 18 है ये। अगर आपने पढ़ा होता तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग एक्टिवेशन एनर्जी ई ए द करेक्ट आरएनएस इक्वेशन इज। अब देखिए ये तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये आपके आरएनएस इक्वेशन दे रखी है। अलग अलग फॉर्म होती है। तो देखिए एक्चुअल फॉर्म तो क्या होती है, के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये होता है। और इस पर खूब सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। एक क्वेश्चन मैंने नीचे दे दिया, आरएनएस इक्वेशन अमंग द फॉलोइंग इज। कितनी बार पूछा है? राजस्थान यूनिवर्सिटी 2002। आरपीएससी तो बाद में पूछती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी पहले पूछ लेती है। सेकेंड ग्रेड 2008, टेक्निकल असिस्टेंट ग्राउंड वाटर 14 और 22। कितनी बार पूछ रखा है? अब फर्क क्या है कि आपने जब क्वेश्चन पढ़ा तो आपको पता चल गया आरएनएस इक्वेशन पूछ रखी है। अब आरएनएस इक्वेशन का फॉर्मूला पूछ रखा है तो मैंने खूब सारे वैरायटी के फॉर्मूले लिखवा रखे ना, वो जरूर थोड़ा यही पूछे, कोई सा ही पूछ सकती है। इसने ये वाला पूछ लिया, एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब आप थोड़ा सा देखोगे इसने ब्रैकेट लगा दिया टी में, थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो एल एन ए जो है प्लस में और ई अपॉन आर टी माइनस में, तो ये प्लस वाले तो कट गए, जिसमें ई अपॉन आर टी प्लस में ये कट गए। और एल एन ए जो है वो प्लस में होना चाहिए, तो ये एल एन ए प्लस में, तो ये आपके माइनस ई अपॉन आर टी और एल एन ए प्लस में। अब माइनस ई अपॉन आर टी, तो माइनस ई अपॉन आर टी जो है अब एल एन के इसमें नीचे कर दिया, ये कट गया, ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है असर्शन द एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रा ऑफ लेंथेनेड आयन आर वेरी नैरो। नैरो का मतलब शार्प होता है। रीजन क्या दे रखा है? इट इज ड्यू टू इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन बाय 5s एंड p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बार आ जाते हैं नीचे, ठीक है, नीचे ये आपके नोट्स की लाइन है। स्पेक्ट्रा ऑफ लेंथेनाइड कॉम्प्लेक्स शो शार्प पीक फॉर एफ ट्रांजिशन, ब्रैकेट में डी ब्लॉक कॉम्प्लेक्स शो ब्रॉड पीक। डी ब्लॉक की ब्रॉड होती है, एफ की शार्प होती है। हैंस लेंथेनाइड आर यूज्ड फॉर वेवलेंथ कैलिब्रेशन। अब नीचे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन 2005 का क्वेश्चन है। इन लेंथेनाइड्स व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ब्रैकेट में एफ है अकर द रिजल्टिंग एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर। आंसर क्या है? ब्रॉड बैंड, एक्सट्रीमली शार्प लाइन, बोथ लाइक, ये आ जाएगा एक्सट्रीमली शार्प लाइन लाइक। मतलब ये आपको कंसेप्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 2005 में पूछ लिया कि भाई एफ ब्लॉक के पीक शार्प होती है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई भाई, नैरो का मतलब शार्प है। अब आ जाते हैं रीजन पे। तो रीजन की जब हम बात करते हैं तो एक तो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, जैसे मैं 3D की बात करता हूँ, और एक होते हैं एफ ब्लॉक के जिसमें मैं 4f की बात करता हूँ। तो जब आप डी ब्लॉक की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? डी और 4s, और मैक्सिमम डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो +2 या उससे ज़्यादा होते हैं, तो ये 4s के इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं। तो ये आपके बाहर आ गया, ओपन में आ गया, इसका सुरक्षा कवच हट गया। लेकिन 4f जो है, 4f के बाद आपके फिर 5 भी आ रहा है और फिर 6 भी आ रहा है। तो 6 जो है वो तो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से, लेकिन 5 बच गया, 5s और 5p, ये शील्ड करता है। ये क्या करता है? शील्ड करता है। तो इंटरेक्शन डी ब्लॉक का लिगेंड से डायरेक्ट हो जाता है, इसलिए उसका जो पीक है वो ब्रॉड हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि ये अंदर की तरफ है, शील्ड कर रहे हैं 5 वाले, तो ये इतना इंटरेक्शन नहीं करता, इसलिए इसकी पीक शार्प होती है। मतलब दोनों सही है। तो क्या कह रहा है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये सही है। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट इनिशियल रेट दे रखी है एंड इनिशियल कंसंट्रेशन आर गिवन इन टेबल। इनिशियल रेट और इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये थ्योरी का मैटर मेंशन कर दिया, ये आपके वॉन्ट ऑफ मेथड कहलाता है, और इस पर मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल करवा रखे हैं।
थ्योरी में करवा रखे हैं, बाकी नोट्स में तो आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता रखा है कि आपको खुद को देखिए, एक तो क्वेश्चन खुद कहता है कि भाई इतनी रेट करी, इतनी कंसंट्रेशन करने से इतनी रेट हो गई, वो खुद दे रहा है, फिर आपको ऑर्डर का आइडिया लगाना है। इसमें क्या होता है कि आपको खुद को ऑब्जर्व करना है कि भाई किससे क्या चेंज आ रहा है। तो अब मैं सीधे सीधे इसको क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। ये ए की कंसंट्रेशन है, ये बी की कंसंट्रेशन है और ये रेट है। तो एक तो वो इक्वेशन पहली रहती है सेट, दूसरी से कंपेयर करते हैं। अब मैंने क्या करा, ये दूसरी, पहली और दूसरी को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो पहली दूसरी में ए सेम है, इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर में चेक नहीं कर रहा, मैं चेक कर रहा हूँ बी के रेस्पेक्ट में। मैं कैसे चेक करूँगा कि बी की कंसंट्रेशन मैंने कितनी चेंज करी, जिसके साथ रेट कितनी चेंज हो गई। तो आप देखेंगे कि बी के रेस्पेक्ट में मैंने यहाँ कंसंट्रेशन कम कर दी 1/3, लेकिन जो रेट है वो सेम है, रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब अगर किसी रिएक्टेंट से रिलेशन अगर हम देखें और रेट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, और उस पर डिपेंड नहीं कर रहा मतलब उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो है। इसका मतलब जो बी है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो आना चाहिए। अब आप देखेंगे कि ए और बी दे रखा है और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर एक ही में दे रखा है, आंसर आ जाएगा। क्रॉस चेक करना है तो आप क्या करो कि ये दो इक्वेशन ले लो। अब वैसे तो क्या होता है कि जब आप दो इक्वेशन लेते हो तो दूसरा जिसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है वो चेंज होना चाहिए, दूसरा चेंज नहीं होना चाहिए। अब आप देखोगे कि बी तो चेंज हो रहा है, लेकिन क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो आ गया, मतलब उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो आपने क्या देखा, ए की कंसंट्रेशन मैंने 2 गुनी कर दी, और रेट जब आप चेक करोगे, ये 10 की घात -4 है, इसको 5 करोगे, ओ सॉरी हाँ सेम करोगे तो ये 20 समथिंग हो जाएगा, मतलब 5 चौक 20, मतलब 4 गुना हो गई रेट। तो कंसंट्रेशन 2 गुना करने पर रेट 4 गुना हो गई, इसका मतलब पावर आ रही है 2 का मतलब ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 है मतलब ये आपके ऑर्डर 2 है और ये अगर 0। क्वेश्चन देखने में आपको लगेगा टिपिकल है, लेकिन क्योंकि उसने बी सिंपल कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, बिल्कुल सही है। प्योरली एंड एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए दे रखा है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये नोट्स का क्रॉप कर रखा है मैंने। मॉलिक्युलरिटी इज एप्लीकेबल टू बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसको मैं छोड़ देता हूँ एक बार। नेक्स्ट पढ़ता हूँ, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप, ये सही है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, द रेट ऑफ रिएक्शन इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन इज गवर्न्ड बाय, इसका आंसर है स्लोएस्ट स्टेप। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2004, आरपीएससी बाद में पूछती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहले आ जाता है। स्कूल लेक्चर 2011, राजस्थान यूनिवर्सिटी आरएस 2012, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो स्लोएस्ट स्टेप वाला कंसेप्ट सही हो गया। नेक्स्ट दे रखा है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज सेम, भाई स्लोएस्ट स्टेप में आपके रेट डिटरमाइनिंग है तो ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी सेम होगी, ये भी सही हो गया। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है, मॉलिक्युलरिटी इज एप्लीकेबल टू बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसके लिए आप देखो स्टेटमेंट, ये नोट डाल के लिखा हुआ है, देखो नोट डाल के लिखा हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 और मोर देन 2 स्टेप्स देन वी टेक मॉलिक्युलरिटी फॉर एवरी स्टेप, इट इज़ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्युलरिटी का थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है, जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो एट ए टाइम कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, तो अगर नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा है तो हर स्टेप की अलग अलग मॉलिक्युलरिटी आएगी, मतलब हर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी चेक करनी है। तो मॉलिक्युलरिटी का जो कंसेप्ट है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, तो ये आपके गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हो तो हर स्टेप के लिए मॉलिक्युलरिटी अलग पढ़नी पड़ेगी, जो कि कोई मतलब उसका नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर अ रिएक्शन 3A गिव्स प्रोडक्ट, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स, इसका ऑर्डर क्या होगा। अब इस तरह के मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवा रखे हैं, न्यूमेरिकल करवा रखे हैं, थ्योरी में समझा रखा है, पूरा टेबल बना रखा है, इसको इतने गुना करोगे तो कितना ऑर्डर है वो समझा रखा है, आप चाहो तो यूट्यूब पे वीडियो चेक कर लेना। अब इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला ले लिया, ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, रेट ये दे रखी है, ये कंसंट्रेशन दे रखी है, ये पावर दे रखी है। अब ये क्या कर रहा है, फॉर अ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, तो ये जो कंसंट्रेशन है C2/C1 ये 4 गुना हो गई, पावर n क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कि मुझे निकालना है। फिर ये कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन डबल, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है R2/R1 ये 2 हो गई। अब 4 की घात कितनी करूं, 4 की पावर कितनी रखूं कि 2 आ जाए, नो डाउट हाफ रखोगे, 4 की पावर हाफ, मतलब √4 करोगे तो 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, आंसर क्या है। और ये आपके क्वेश्चन दे रखा है समझाने के लिए कि आपको वो कहेगा कि इसको इतना कर दिया, इसको इतना कर दिया, बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। मतलब इस कंसेप्ट पे खूब सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया। स्कूल लेक्चर 15 का है, इसमें इसने 2 पहले रेट लॉ दे दिया, फिर उसने बता दिया कि भाई क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये आपको समझा दिया मैंने। नेक्स्ट की बात करते हैं। इन डेबाय-हर्कल लिमिटिंग लॉ इक्वेशन फॉर प्लॉटिंग माइनस लॉग गामा प्लस माइनस अगेंस्ट माइनस म्यू
द स्लोप ऑफ द लाइन फॉर यूनिट्राइवेलेंट और ट्राई यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट विल बी, स्लोप क्या होगा? अब देखिए थ्योरी अगर आप देखेंगे नोट डाल के लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पेज नंबर 7, मात्र 300 पेज में सारी आपकी थ्योरी कवर है। और आप देखोगे कि है 300 पेज की, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं, जितने भी कंसेप्ट पे आ रहे हैं, सारे मैटर आपको मिल जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि कोई क्वेश्चन छूट रहा है। स्लोप दे रखा है, अब आपको करना क्या है? यूनिट्राइवेलेंट या ट्राई यूनिवेलेंट, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। यूनिट्राइवेलेंट और ट्राई यूनिवेलेंट, इसका वैल्यू क्या है? 3 इंटू ये रहा, चेक करो, ये रहा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, नहीं तो लेंथी हो जाएगा वीडियो और ज़्यादा। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन दे रखा है फॉर प्लॉटिंग ग्राफ यूनिट्राइवेलेंट और ट्राई यूनिवेलेंट, स्कूल लेक्चर 2018। थ्योरी में भी एज इट इज़ लाइन दे रखी है और आरपीसी ने पूछ रखा है। अब आप ये पूछेगा तो ट्राइवेलेंट का पूछ लेगा, फिर बाईवेलेंट का पूछ लेगा, फिर मोनोवेलेंट का पूछ लेगा, इससे ज़्यादा क्या करेगा? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आप गिनते जाओ छपे छपे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप खुद सोचो कि आपको अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कहे तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ोगे या बाकी क्वेश्चन पढ़ोगे? सबसे पहले आपको आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने हैं, सॉल्व करने हैं, कहीं से भी करो। सबसे बेस्ट तरीका आरपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड कर लो, फ्री में आंसर की भी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट आपके दे रखा है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ KMnO4 टू MnO2। अब ये कह रहा है कितने फैराडे रिक्वायर्ड है। तो आपको अगर ध्यान हो, मैंने थ्योरी वीडियो पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि आप कहीं भी जा रहे हो, चाहे टेम्पो में जा रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो, एक स्टेटमेंट याद करके जाना, एक तुल्यांकी मतलब 1 फैराडे, और 1 फैराडे का मतलब है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अब यहाँ सिंपल सी बात है कि KMnO4 जो है, जिसमें आपके Mn जो है +7 है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? MnO2, जिसमें MnO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? MnO2 में +4 है। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। आपने क्या करे, इसको 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? +4 में। अब एक अगर आयन होता तो 3 इलेक्ट्रॉन देते, एक अगर आयन होता Mn का, Mn +7 से Mn फ्लो, तो 3 इलेक्ट्रॉन होते। अब ये कह रहा है 1 मोल है, तो ये 1 मोल है, तो ये भी 1 मोल बन गया, और 1 मोल बन गया तो ये कितने इलेक्ट्रॉन दिए आपने? 3 मोल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 गुना देने हैं आपको। 1 में 3 देने, तो 1 मोल में कितने देने? 3 मोल, और 3 मोल का मतलब 3 फैराडे। ये आपके आंसर हो जाएगा 3 फैराडे। सिंपल सा है। ये आपके न्यूमेरिकल जो फैराडे से रिलेटेड पूछ रखे, मिलते जुलते। टेक्निकल असिस्टेंट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 पढ़ के बता देता हूँ। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मॉल्टन Al2O3। अब Al2O3 से पहले आपने एल्यूमिनियम बनाया, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो चेक करना है, फिर ग्राम दे दिया, इससे तुल्यांक निकालना, फिर फैराडे निकालना। ये मैंने आपको सॉल्व करा रखा है। नीचे वाला दे रखा है नंबर ऑफ कुलम्स रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ H2O टू O2, कि भाई 1 मोल H2O से O2 में कन्वर्ट करोगे तो कितने आपको कुलाम चाहिए। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। अब जब फिजिकल की बात आती है तो प्रॉब्लम क्या है, वहाँ रट्टालॉजी नहीं चलेगी। क्यों भाई? न्यूमेरिकल तो हर बार वो वैल्यू चेंज कर देगा, थ्योरेटिकल में तो एज इट इज पूछेगा, स्टेटमेंट चेंज करेगा, तो वहाँ तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, जोर नहीं आएगा। लेकिन फिजिकल में जोर आएगा। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल हम 10 पढ़ लें, 20 पढ़ लें, हमने न्यूमेरिकल को रट लिया, फिर जब कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा तो हमको आता नहीं है, तो हमको कंसेप्चुअल लर्निंग करनी है। फिजिकल के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर अ रिएक्शन 2Cl, नीचे G है मतलब गैस है, गिव Cl2। अब ऑप्शन दे रखे हैं डेल H और डेल S से। चलिए ये आपके थर्मोडायनेमिक्स यूनिट जो है पेज नंबर 5 और 7, ठीक है, क्रॉप कर लिया, नोट डाल के दे रखा है। एसोसिएशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल N नेगेटिव। ये मैंने आपको बता रखा है कि अगर हम डेल H के सेंस में बात कर रहे हैं तो डिसोसिएशन एंडोथर्मिक होती है, एसोसिएशन एक्सोथर्मिक होती है। यूट्यूब वीडियो पे भी पढ़ा रखा है, देख लेना जाके। तो ये अगर आपके एसोसिएशन रिएक्शन है तो डेल N नेगेटिव है, डेल N नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है। एसोसिएशन का मतलब डेल N नेगेटिव, ओवरऑल जो मॉलिक्यूल्स है वो कम हो रहे हैं, और एक्सोथर्मिक है। अब आप देखोगे कि जो यहाँ पर स्पीसीज है 2 है, क्योंकि एटम फॉर्म में वहाँ 1 है, तो 2 से 1 बन रहा है, तो डेल N क्या हो गया? -1। तो ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब डेल H क्या है? नेगेटिव। डेल H क्या है? नेगेटिव। मतलब एक चीज़ पता चल गई, डेल H क्या है? नेगेटिव है। इसके बाद एग्जाम्पल, ये आपके एग्जाम्पल, ये भी नोट्स में मेंशन है, नोट्स में मेंशन है ये, ठीक है, क्रॉप करके मैंने डाल रखा है। उसके नीचे आ जाते हैं एंट्रोपी के लिए। एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीज इन एंट्रोपी, पहला ही एग्जाम्पल दे रखा है एंट्रोपी कम होने का। भाई जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे रैंडमनेस ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल कम होंगे रैंडमनेस कम हो जाएगी। तो डिक्रीज इन एंट्रोपी का एग्जाम्पल दे रखा है। दोनों में आपको एग्जाम्पल मिल गया।
ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब आ जाते हैं नोट्स पे, मतलब एमसीक्यू पे। फॉर द रिएक्शन 2Cl गिव Cl2 द साइन ऑफ डेल एच एंड डेल एस आर, स्कूल लेक्चर 2018 ACF 2018। आप मुझसे 50 बार पूछोगे, 1000 बार पूछोगे कि सर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें, कोई बुक बता दो, कुछ बता दो। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लो। और मैं जो नोट्स बनाता हूँ, मैंने आपको 10 बार कहा है, 20 बार कहा है कि मेरे नोट्स का जो फोकस है, सबसे पहला फोकस रहता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे। तो जो चीज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछ रखी है वो मेरे नोट्स में आपको मिलेगी मिलेगी। ये पूछ रखा है एग्जाम्पल, मतलब मेरे नोट्स में आपको मिलेगा। क्योंकि मैं नोट्स बनाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, पहले एमसीक्यू बनाता हूँ, उसके बाद जितने क्वेश्चन आ गए, जिन कंसेप्ट पे आ गए, वो सारे कंसेप्ट आपको थ्योरी में मिल जाएंगे। और फिर उससे रिलेटेड कुछ तो मैं खुद ही लैंग्वेज फॉर्म कर लेता हूँ और कुछ फिर मैं आपके बुक्स का हेल्प लेता हूँ। 11-12 के लिए एनसीईआरटी हो गई, ग्रेजुएशन के लिए कोई सी भी बुक हो गई। ग्रेजुएशन के लिए मैं सीबीएच प्रीफर करता हूँ, फिजिकल के लिए। ऑर्गेनिक के लिए भागचंदनी आती है, और इनऑर्गेनिक के लिए आपके आती है आरबीडी वाली। और बाकी एमएससी है, टॉपिक्स जो हैं वो है। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ मिल गया आपको। अब आप देखो कि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये आपके क्या है, नेगेटिव है, और ये भी क्या है, डिक्रीज है। तो दोनों नेगेटिव है। डेल एस इज नेगेटिव, ये हो गया, बोथ आर नेगेटिव, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आपको कितनी देर लगेगी, शीट का क्वेश्चन नंबर 37 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ Na2SO4 एट कंसंट्रेशन दिस इन एक्वस सॉल्यूशन इज। अब देखिए, आप देखेंगे, अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कई न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो आप अगर अपने तरीके से सॉल्व करोगे या किसी और से पढ़ के सॉल्व करोगे या बुक से सॉल्व करोगे तो आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, या आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 2 मिनट लग जाएंगे। अब न्यूमेरिकल होता क्या है, फॉर्मूला होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछे फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूले का मतलब क्या है भाई, एक तो होता है हम किसी दूसरे का बनाया हुआ फॉर्मूला याद कर रहे हैं, एक होता है हम खुद फॉर्मूला बना लें। तो फॉर्मूले का मीनिंग ये होता है कि अगर किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यहाँ तक आना है तो यहाँ तक हर न्यूमेरिकल का पाथ सेम है, मतलब यहाँ तक तो सबको आना ही पड़ेगा, उसके बाद चेंज होगा। तो ये यहाँ तक कॉमन हो गया, तो ये अगर आप इसको नोट कर लोगे ये फॉर्मूला हो गया। तो हम क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकाल लेता हूँ, और वो कंक्लूजन अगर आपने याद कर लिया है तो आपका टाइम बच जाएगा और नेगेटिव होने के चांस भी कम हो जाएंगे। कैसे, इसने आयनिक स्ट्रेंथ पूछी है। अब ये मेरे नोट्स पढ़ो आप, ये थ्योरी है, ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि जो आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ब्रैकेट में m1z1 स्क्वायर प्लस m2z2 स्क्वायर, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट में आयंस है वो सारे आ जाएंगे। अगर आपके सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है, ये तब है जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर दे। अभी तक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट पूछ रही है आरपीएससी, अगली बार हो सकता है मिक्स वाला पूछ ले, तो वहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब जब केवल ये है तो ये हो जाएगा आपके, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला आप या तो लगा के सॉल्व कर लो। इसको मैंने क्या करा, सिंपल कंक्लूजन निकाल लिया। क्या कंक्लूजन निकाला, फॉर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट ए बी, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट ए बी है तो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ किसके बराबर आएगी, m के बराबर आएगी। चाहो तो प्रैक्टिस करके देख लेना। मतलब अगर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी जो कंसंट्रेशन दे रखी है वही उसकी आयनिक स्ट्रेंथ है। अगर यूनिबाइवेलेंट है तो जो कंसंट्रेशन दे रखी है उसको 3 से गुणा कर दो, वो उसकी क्या आ जाएगी, आयनिक स्ट्रेंथ आ जाएगी। और अगर यूनिट्राइवेलेंट है उसको 6 से गुणा कर दो। अब इससे क्या हुआ, आपको कंक्लूजन याद हो गया। अब इसको आप फॉर्मूले में वैल्यू रखते सॉल्व करते आपको टाइम लगता है 2 से 3 मिनट। अगर कंक्लूजन याद है, मेरे जो स्टूडेंट है जिन्होंने वीडियो देखे, नोट्स परचेज करे, उनको पता है। यहाँ पर आप देखेंगे द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ Na2SO4, कंसंट्रेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन लिख देता हूँ 1 × 10⁻³ आयनिक स्ट्रेंथ पूछिए। अब Na2SO4 क्या है, बाई यूनिवैलेंट है या यूनिबाइवेलेंट, अब जो भी कहो, तो 3 गुना हो गई, तो इसको 3 से गुणा कर दो, ये आंसर आ जाएगा। 3 × 10⁻³ ये आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इससे सॉल्व करके देख लेना। और सेम क्वेश्चन देखो, ये आ रखा है सोडियम की जगह ये रहा सोडियम सल्फेट, द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.02 मोलर, ये स्कूल लेक्चर 2018 का आ रखा है। इसने क्या करा, कंसंट्रेशन चेंज कर दी। यहाँ पर इसने सोडियम सल्फेट दे रखा है, यहाँ भी सोडियम सल्फेट दे रखा है, यहाँ पर भी इसको 3 गुना करोगे तो 0.06 आंसर आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि ये मैं क्वेश्चन खुद सॉल्व करूंगा, मुझे कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड लग रहे हैं मुश्किल से। जो न्यूमेरिकल आप 10 मिनट में करोगे वो मैंने, सॉरी 10 मिनट ज़्यादा बोल दिया, 2 से 3 मिनट में करोगे वो मैंने 10 से 15 सेकंड में कर दिया। मैंने क्या चेक करा, केवल चेक करा कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सी कैटेगरी का है, यूनिवैलेंट है, यूनिबाइवेलेंट है या यूनिट्राइवेलेंट है। मैंने देखा यूनिबाइवेलेंट मतलब 3 गुना कर दो, आंसर 300 गुना करोगे कितने टाइम लगा, आंसर आ गया। यहाँ पर आप चेक करोगे मैंने आंसर निकाल दिया, कितनी देर लगी, कोई टाइम नहीं लगा। अब आप चाहो तो इसे सॉल्व करके देख लो, आंसर सेम आएगा। तो ये होता है एक्सपीरियंस का फ़ायदा, कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप जो काम बाकी 10 मिनट में कर रहे हैं, 5 मिनट में कर रहे हैं, वो मैं आपको 15 सेकंड में करवा दूंगा। ऐसे कई टॉपिक के न्यूमेरिकल है जो अगर आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको 4 से 5 मिनट कम से कम लगेंगे। मैं जब आपको सॉल्व कराऊंगा मेरे तरीके से तो वो आपको मिल जाएंगे, वो आपको 10 सेकंड में 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपको फ़ायदा है एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही एक्सपीरियंस हूँ, लेकिन मैं मेरी
आपको बता रहा हूँ खासियत क्या है कि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपके नेगेटिव के चांस भी कम हो जाएंगे। जो आप मैटर पढ़ोगे बार बार पढ़ोगे, अब देखिए इतना मैटर पढ़ने में और इस मैटर पढ़ने में फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि इसमें हो सकता है 2-4 क्वेश्चन कम आ जाए, एक तो टाइम बच गया और दूसरा आप बार बार रिवीजन करोगे और बार बार एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो कंसेप्ट लर्निंग ज़्यादा होगी। अब आपने इतना मैटर पढ़ लिया कि आप उसको या तो याद ही नहीं कर पा रहे या रिवीजन ही नहीं कर पा रहे, तो मैटर में से क्वेश्चन तो ज़्यादा आ गए लेकिन आपने अटैम्प्ट कितने करे, सही कितने हुए, वो डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1 मोल ऑफ अ गैस इज एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वॉल्यूम 5 to 10 लीटर, देन डेल एच फॉर इट विल बी। अब ये जो क्वेश्चन है इसके नीचे ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन नंबर 72 है थर्मोडायनेमिक्स यूनिट का, ये है असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का। इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 5 डेसीमीटर क्यूब टू 10 डेसीमीटर क्यूब टू 10 डेसीमीटर क्यूब एट 300 केल्विन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल एच। ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। इसका आंसर जो होगा, चलो मैं आपको एक और स्लाइड दिखाता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, जिन्होंने नोट्स परचेस करे थे उनका नोट्स का व्हाट्सएप ग्रुप था और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली थी उनका टेस्ट सीरीज का व्हाट्सएप ग्रुप था। ये जो है स्टूडेंट का नाम है, क्या है, स्टूडेंट का नाम है विक्रम सिंह। विक्रम सिंह ने टेस्ट सीरीज ली थी। तो क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि डिस्कशन का फायदा क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन का फायदा क्या होता है। इस क्वेश्चन को हमने ग्रुप में डिस्कस करा था कि मैंने कहा भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताओ कि क्या कंसेप्ट लगेगा। तो विक्रम सिंह जी जो है उन्होंने ये मेरे को भेजा, मतलब ग्रुप में भेजा, मुझे पर्सनली नहीं भेजा। अब यहाँ पर ये देखो क्या दे रखा है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस, हेयर डेल यू इक्वल्स टू 0 एंड डेल एच इक्वल्स टू 0, ये कंसेप्ट है इसका। वापस आ जाते हैं बैक, वापस बैक आ जाते हैं। अब ये कह रहा है 1 मोल ऑफ गैस इज एक्सपेंड आइसोथर्मली। अब आइसोथर्मली के कंसेप्ट क्या है कि डेल यू 0 होता है और डेल एच 0 होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर था डेल 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हो उसका भी बहुत फायदा होता है, क्यों, क्योंकि आपने जो कंसेप्ट सीखा वो आपके काम आ गया। तो ये क्वेश्चन जिन जिन का सही हुआ है मेरे स्टूडेंट में, वो एक बार विक्रम जो है उनको आप धन्यवाद कहना कि भाई उनके डिस्कशन की वजह से या उनके प्रूफ की वजह से आपको नॉलेज मिली और आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हो गया हमारा ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज। अब जूल थॉमसन इफेक्ट दे रखा है तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, आइडियल गैस के लिए उसकी वैल्यू क्या होती है। अब एक ही कंसेप्ट में क्वेश्चन खूब सारे आ रखे हैं। अब देखो ये थ्योरी मैटर है, ये आपके दे रखा है म्यू जेटी, और ये आपके क्वेश्चन किस में, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020, लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन 2012। बात समझ आ रही है। तो मतलब थ्योरी में भी मेंशन है और किसी का भी मैटर पढ़ोगे मिल ही जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस मेंशन है। 2 बार क्वेश्चन आ रखा है, मतलब आपको ये चीज़ पता चल गई कि इस पर 2 बार क्वेश्चन आ रखा है, मतलब इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि भाई डेल टी अपॉन डेल पी एच है, तो ढूंढो भाई डेल टी अपॉन डेल पी एच कहाँ है, ये रहा, आंसर हो जाएगा। है कि नहीं छपा छपाया क्वेश्चन, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, गिनते जाना, नोट करते जाना। मैंने आपको कई बार कहा था कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा मैं आपसे मिलूंगा और बताऊंगा कितने क्वेश्चन आए, छपे छपाए कितने आए और एप्लीकेशन पे कितने आए, गिनते जाओ कितने आ रहे हैं छपे छपाए क्वेश्चन। नोट्स का क्वेश्चन नंबर 67, 74। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेनिस। अब देखिए अभी तक तो थोड़े टिपिकल आते थे, सिंक्लाइनल, एंटीक्लाइनल, ईटीसी पूछते थे। अब इसने सिंपल पूछ लिया कि लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कौन सा है जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अब ये तो बेसिक सा है, जो फुली एक्लिप्स्ड है उसकी एनर्जी ज़्यादा है और जो फुली स्टैगर्ड है उसकी एनर्जी कम है। तो फुली एक्लिप्स ये रहा। अब इसने फुली एक्लिप्स का नाम क्या है, सिन पेरिप्लेनर, ये मैंने आपको बता रखा है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, एक्लिप्स, फुली एक्लिप्स, एंटी और गौशे। अब यहाँ पर क्या है, फुली एक्लिप्स की जगह अगर ये सिन पेरिप्लेनर डाल देता तो और टिपिकल हो जाता। हालांकि अभी तो बहुत ईजी है। तो फुली एक्लिप्स जो है वो लीस्ट स्टेबल है और अगर मोस्ट स्टेबल होता तो फुली स्टैगर्ड हो जाता। तो आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आपके आ जाएगा। चलिए, फुली एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज कॉल्ड सिन पेरिप्लेनर, और ये आपके एनर्जी में सबसे ज़्यादा है तो ये इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये थ्योरी दे रखी है, थ्योरी में मैंने हाईलाइट कर दिया 1 ब्यूटीन और 1 एल्किन। इसका मतलब 1 एल्किन जो है वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता। और ये आपके एग्जाम्पल दे रखो, देखो कितनी बार आया ये, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2000 में आया, 1 में आया, 2 में आया, 8 में आया, RS 2012 में आया, स्कूल लेक्चर 22 में आया। कौन सा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ज्योमेट्रिकल शो करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब कौन करता है कौन नहीं करता वो आपको ध्यान रखना है। 1 एल्किन शो नहीं करता तो इसका आंसर होता है 2 ब्यूटीन। अब यहाँ पर इसने क्या करा, एक लेवल आगे पूछ लिया। क्या पूछ लिया, एक लेवल आगे। कैसे कि नॉर्मली तो वो ऐसे मॉलिक्यूल देता था जिसमें एक ही डबल बॉन्ड है, इस बार इसने 2 डबल बॉन्ड वाले दे दिए। अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। अब आप चाहो तो चारों चेक करने बैठ जाओ, लेकिन मेरे को टाइम बचाना है। क्या बचाना है? टाइम बचाना है। मुझे पता है कि 1 शो नहीं करता, टर्मिनल एल्किन शो नहीं करता, मतलब इनके चांस ज़्यादा हो सकते हैं शो नहीं करने के बजाय इसके, क्योंकि 2 जो है वो मिड में आ जाएगा। तो 1 और 3 पेंटेडाइन, 5 कार्बन है। ये रे, नीचे एक और बना देता हूँ भाई। 1 एल्किन शो नहीं करता, तो अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगाऊंगा, एक तो यहाँ लगा दूं और एक यहाँ लगा दूं, अब आप खुद देखो कि इसमें ये दोनों टर्मिनल हैं 1 2 3 4 और 5। तो 1 और 4 जो है वो टर्मिनल पे आ रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि नंबरिंग हिसाब से हो रही है, देखने में 4 लग रहा है लेकिन वो है टर्मिनल, तो 1 और 4 हो जाएगा। कंसेप्ट वही था, सब चीज़ वही थी, थोड़ा सा उसने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके देखो, कई बार क्या होता है कि आप देखते हो कि अरे ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है। आपको क्या करना है कि बारात में 50 जने हैं, चाहे 100 जने हैं, चाहे 150 जने हैं, चाहे 200 जने हैं, आपको वो भीड़ नहीं देखनी बारात में कितनी, आपको फोकस रखना है दूल्हे पे। तो ये जो आप रिएक्शन देखें, आप देखो इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, आपको फोकस किस पे करना है? ये आपके रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट है। एक तो फोकस करो रिएजेंट पे, और दूसरा फोकस किस पे होना चाहिए? भाई ये रिएजेंट क्या रिएक्शन शो करता है, किस पे शो करता है, दूसरा फोकस हो गया इस पे। ये हो गया। अब आपके कार्बोनिल है और ये रिएजेंट है। अब ये आपके थ्योरी आ गया विटिक रिएक्शन, ये थ्योरी आ गया विटिक रिएक्शन। और अगली स्लाइड में जाएं, ये क्वेश्चन आ रखे हैं, विटिक रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। असिस्टेंट प्रोफेसर चौदह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे देगा, विटिक रिएक्शन गिव फॉलोइंग व्हेन रिएक्ट विद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? ओलिफिन्स। ये जूनियर अकाउंटेंट का क्वेश्चन है, मतलब विटिक रिएक्शन पे क्वेश्चन आ रखे हैं। वापस आ जाते हैं। अब करता क्या है विटिक रिएक्शन? जो डबल बॉन्ड O है उसको डबल बॉन्ड कार्बन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये डबल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये आंसर हो जाएगा, एल्किन बन गया। बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रायोरिटी ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एज पर। अब देखिए क्वेश्चन वो ये सेम है, लेकिन मैं मॉलिक्यूल जो ऑप्शन दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को टिपिकल बना सकता हूँ। मतलब ऑप्शन अगर मैं पास दूंगा जिसमें फिर आगे वाले नियम आपको ध्यान होने चाहिए, तो क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा। यहाँ इसने सिंपल दे रखा है। सिंपल क्या दे रखा है कि आपके पहला नियम क्या है? चलो ये नियम मैंने दे रखे हैं यहाँ पर। पहला नियम क्या है? हायर द एटॉमिक नंबर मोर विल बी द प्रायोरिटी। अगर एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर चेक करो, सबसे ज़्यादा किसका है? क्लोरीन का ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन कट गया। ऐसे करते हैं। अब क्लोरीन का है, अब आप देखो सेकंड में आपको चेक किसको करना है? OH और COH को। भाई पहला एटम कार्बन है और पहला एटम ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा किसका है? ऑक्सीजन का। तो सेकंड में ऑक्सीजन आना चाहिए, आंसर हो जाएगा। इसमें कितना टाइम लगेगा? कोई टाइम नहीं लगने वाला। अब ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, ये सेट में पूछ रखा है। इसमें क्या पूछ रखा है? सीक्वेंस पूछ रखा है। सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, इसमें भी सीक्वेंस पूछ रखा है, बस वो ऑप्शन चेंज कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड अंडर कैटालाइटिक इन्फ्लुएंस ऑफ साइनाइड आयन। एक तो देखो बेंजल्डिहाइड दे दिया और एक दे दिया साइनाइड आयन। तो जैसे ही साइनाइड आयन आप सुनोगे आपके दिमाग में एक नाम आ जाना चाहिए नेम रिएक्शन का। गिव्स 2 हाइड्रोक्सी 1 2 डाइफिनाइल एसीटोन इथेनोन, द रिएक्शन इज नोन एज। अब यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड का पेज नंबर 13 पे आपके बेंजोइन कंडेंसेशन दे रखी है। बेंजोइन कंडेंसेशन इज सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन गिवन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक NaCN और एल्कोहलिक KCN, मतलब साइनाइड आयन की बात हो रही है। बेंजोइन कंडेंसेशन आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेंजोइन कंडेंसेशन। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है? द फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन एज। एल्डिहाइड दे दिया और ये प्रोडक्ट बना दिया, ये प्रोडक्ट बना दिया और इसका नाम पूछ रखा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2005, 2009, 2016 3 बार आ रखा है। अब मैं आपको कहता हूँ कि सबसे पहले आपको पढ़ना है तो आप पढ़ो स्कूल लेक्चर, सॉरी RPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सेकंड नंबर पे अगर आप कोई मुझसे पूछेगा, भाई आपको जो इच्छा आप कर सकते हो, कोई मुझसे पूछे कि सर आप क्या करोगे एज ए स्टूडेंट, तो मैं पहले नंबर पे पढ़ूंगा RPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सेकंड में पढ़ूंगा राजस्थान यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन। क्यों? ये देखो 3 बार आ रखा है। अगर आपने पढ़े हुए होते तो आप आसानी से सॉल्व कर लेते, और नहीं भी पढ़े तो आपको बेंजोइन कंडेंसेशन पता है। अब ये इसने थोड़ा सा नाम दे दिया तो आप इसको क्रॉस टैली करके नाम मिला लो कि भाई नाम सही है या गलत है। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स DDT। बात समझ में आ गई? DDT का क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एरोमेटिसिटी का यूनिट है, MCQ है 38 नंबर। दूसरा है आपके ये अलग यूनिट में है। मेरी आदत क्या होती है, कई बार एक कंसेप्ट पे कोई लगता है ना कि भाई 2-3 चैप्टर का हो सकता है क्वेश्चन, ये मैं सब में डाल देता हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ये दूसरा आपके हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन में, ये है क्वेश्चन नंबर 206। दोनों पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन एंड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 टू गिव DDT। कि DDT बनाने के लिए आप रिएक्शन कराओगे किसकी, क्लोरोबेंजीन की, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, किसके साथ कराओगे, दूसरा पढ़ लेते हैं, टू गेट DDT क्लोरोबेंजीन विल रिएक्ट विद वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो DDT बनाने के लिए आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन H2SO4 के प्रेजेंस में करा रहे हो, किसके साथ कराओगे। अगर ये आपने क्वेश्चन पढ़े होते तो इसका आंसर ये है CCl3CHO। इसका आंसर क्या है, ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड। एक बार फॉर्मूला दे दिया, एक बार कॉमन नेम कुछ भी दे दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आप देखो ऑप्शन ही नहीं है, क्लोरल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, क्लोरल। 2 बार शीट में क्वेश्चन है अलग अलग यूनिट में, अगर आपने पढ़ा होता तो आप क्वेश्चन कर लेते आसानी से। बात समझ में आ गई। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है, ये देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है 2018 का, स्कूल लेक्चर 2018। अब आप देखो कि इधर राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ, इधर स्कूल लेक्चर का पेपर हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ फायदे में रहोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन द फॉलोइंग अमीन्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखिए अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ के लिए मैंने काफ़ी सारे कंसेप्ट पढ़ा रखे हैं आपको। कुछ में मैंने कहा है कि कुछ में तो ऑर्डर याद ही करना है, क्योंकि 2-3 कंसेप्ट अपोजिट में मिक्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने एक कंसेप्ट बता रखा है। क्या कंसेप्ट है, एनिलीन इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन बिकॉज इन एरोमेटिक अमीन लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। एलिफेटिक से तुलना में एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में हो जाता है। अब लोन पेयर है ही नहीं तो देगा कहाँ से। तो देखो एनिलीन सबसे पीछे किस में है, एनिलीन जो है वो आपके बी है, बी सबसे पीछे किस में। अरेंज द फॉलोइंग अमीन्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। सब हाँ सॉरी ये रहा, ए है, ए जो है सबसे पीछे जाना चाहिए, तो ये 2 में आ गया, ये 2 ऑप्शन कट गए। अब आप इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करो कि डी सब में ज़्यादा दे रखा है, मतलब डी के चेक करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो दोनों ऑप्शन में आ गए। अब चेक करना बी और सी को कि भाई बी और सी में से ज़्यादा बेसिक कौन सा है। अब आप चेक करो कि बी है वो ये रहा, सी जो है वो ये रहा। तो आप देखोगे CH2NH2 तो कॉमन पार्ट है, इसमें CH3 दे रखा है और इसमें C6H5 दे रखा है। ये प्लस आई लगाता है और ये माइनस आई लगाता है, ठीक है। ये देखो मैंने GOC का क्रॉप कर लिया, ये GOC का ये पार्ट चल रहा है पूरा। ये एक पॉइंट हो गया बेसिसिटी वाला, ये आपके हो गया ऑर्डर 2 डिग्री वाला, और ये नीचे आ गया ऑर्डर ऑफ प्लस आई माइनस आई। तो ये प्लस आई जो है वो एल्किल ग्रुप दे रहे मैक्सिमम, और माइनस आई में ये रहा, देखो हाइड्रोजन से पहले इसका माइनस आई लग रहा है। तो माइनस आई क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, मतलब बी की कम होनी चाहिए, सी की ज़्यादा होनी चाहिए। तो बी की कम होनी चाहिए, सी की ज़्यादा होनी चाहिए। आप देखोगे कि बी की कम होनी चाहिए, सी की ज़्यादा, ये आंसर। समझ में आ रही बात। तो कंसेप्ट आपको पढ़ने, अब आप मैंने आपको GOC पढ़ाया था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप कई जने बोलेंगे सर तो सिलेबस में नहीं है, हमको तो नहीं पढ़ना। अरे भाई जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो GOC पे डिपेंड है, और मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। तो मैंने जितने भी मैकेनिज्म वाला पार्ट है सारा GOC में पढ़ा दिया। तो आपके चाहे MSc में मैकेनिज्म दे रखा हो, चाहे किसी भी पार्ट में मैकेनिज्म दे रखा हो, वो सब मैंने GOC में पढ़ा दिया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक NaOH विल प्रोड्यूस। अब मजेदार बात देखो, अब आप गिनते जाओ। मैंने आपको क्या कहा था कि एज इट इज छपे छपाए क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, अब नीचे आ जाओ। नोट्स का क्वेश्चन नंबर 17, नोट्स का क्वेश्चन नंबर 40। नाइट्रोबेंजीन व्हेन रिड्यूस विद जिंक प्लस NaOH गिव्स, स्कूल लेक्चर 13 में आया है। ये रिएक्शन है, नाइट्रोबेंजीन दे दिया, जिंक NaOH दे दिया, एक्स इन द अबव रिएक्शन इज स्कूल लेक्चर 18 में आया है। समझ में आ रही बात। हाइड्रोजोबेंजीन अगर आपने पढ़ रखे क्वेश्चन, ये देखो तीसरा और आ रखा है, नाइट्रोबेंजीन व्हेन रिड्यूस विद जिंक प्लस NaOH गिव्स हाइड्रोजोबेंजीन। अब देखो 3 बार पहले आ गया। अब अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर रहे तो आप महाबेवकूफ़ हो। अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार आ गया, अब देखिए नॉर्मल तो क्या करता हूँ मैं, अगर मैक्सिमम एग्जाम में आता है तो उसको एक साथ लिख के वो मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर हो सकता है मेंशन अलग अलग मैंने लिख दिया। 3 बार क्वेश्चन है, शीट का क्वेश्चन नंबर 17, 40 और 53 छपा छपाया क्वेश्चन है। ये भी आप नहीं कर सकते तो फिर आप ऐसा करो, छोड़ दो केमिस्ट्री पढ़ना। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द रिएक्शन, अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये बिल्कुल रेक्टोलॉजी वाला नहीं है, कंसेप्चुअल है, लेकिन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। कैसे कि ये इसने रिएक्टेंट दे दिया और ये इसने दे दिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये रिएक्शन करानी है तो आप देखोगे कि ये ऑर्थो पे है, ये मेटा पे है, और उसके बाद ये यहाँ पर रिप्लेस कर दिया और ये इस टाइप से। अब यहाँ पर बेंजीन, जब आपने अगर मेरे GOC के वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, तो वहाँ पर मैंने आपको कार्बोकेटाइन पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन इस टाइप से। तो कार्बोकेटाइन जब पढ़ाया था तो एक तो होता है आपके एलिफेटिक जो कि स्टेबल नहीं होता, और एक होता है एरोमेटिक जिसमें C6H5N2 बेंजीन डाइजोनियम आयन होता है। ये स्टेबल होता है, और जब आप रिएक्शन कराते हो तो इसमें नाइट्रोजन हट जाता है तो प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है, मतलब इसमें नाइट्रोजन नहीं हट रहा है, ये है आपके, ये फाइनली एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल में पढ़ाया होगा आपको। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। अब इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है।
अब आपको करना क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको चेक ये करना है कि इन दोनों में से ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है। तो ये आपके रेजोनेंस शो कर रहा है प्लस आर, और ये आपके शो कर रहा है प्लस एच। इस पे भी प्लस एच वाले कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन है। इस बार आरपीसी ने क्या करा, एक कंसेप्ट पकड़ लिया, उसी के पीछे पड़ गया, भाई मेरे को तो पूछना ही है, क्या करना है मुझे तो पूछना ही है। प्लस आर वाला डोमिनेटिंग है तो उसके हिसाब से आंसर आएगा। बोले नहीं मैम मेरी चलेगी, मैं हूँ डोमिनेंट, तो प्लस आर के हिसाब से चलेगा। तो प्लस आर मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ये हो गई इसकी ऑर्थो, ये हो गई इसकी पैरा। अब पैरा पोजीशन इसकी ब्लॉक है तो आंसर कहाँ आएगा, ऑर्थो पे आएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। बात समझ में आ गई? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट क्या है कि भाई OH एक्टिवेटिंग ग्रुप है, प्लस आर शो कर रहा है, CH3 भी एक्टिवेटिंग है लेकिन वीक है, प्लस एच शो कर रहा है। ये मैंने आपको एक टेबल बताई थी एक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, उसमें मिल जाएगा, चाहो तो चेक कर लेना वीडियो पीछे करके, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो मैंने मेंशन ही कर दिया यहाँ पर आपके, ये आगे आपके एक तो था OH, एक तो था आपके OH आप देखो कहाँ आ रहा है, ये रहा OH, और एक है प्लस आर ये रहा, ठीक है CH3, तो ये वीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं, मैंने यही मेंशन कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। मैं आपको 20 बार कहूँगा, मैं आपको 100 बार कहूँगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है थ्योरी पढ़ने का तो आप PYQ पढ़ के चले जाओ। क्यों? वो देखो नीचे ड्रग का पेज नंबर 2, मिनिमम से मिनिमम थ्योरी में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब देखिए कई बार क्या होता है, कई बार हमसे गलती होती है। क्या गलती होती है कि हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ते हैं, वो कोई गलती तो है नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जो पेपर सेटर है वो जरूर ना पूरा एक एक लाइन देख के पढ़ा है पेपर, वो क्या करता है कि जो कॉमन एस्पेक्ट है किसी भी टॉपिक के, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, क्वेश्चन बना देता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरूरत थोड़ा है कि वो आपको मेंशन करे कि भाई फैराडे लॉ क्या होता है, बेसिक्स है। काइनेटिक्स है, वो आपको मेंशन करे नहीं करे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिक्स है। तो कोई भी टॉपिक हो बेसिक्स वो पूछेगा, चाहे सिलेबस में मेंशन हो चाहे ना हो। अब यहाँ पर ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम पूछ रखा है। ये नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये रहे एग्जाम्पल। अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है वो इसने पूछा है, मतलब नैरो स्पेक्ट्रम पूछा है, पेनिसिलिन जी आंसर आ जाएगा। जो भी आरपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी पूछ रखा है, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। केमिस्ट आयुर्वेद डिपार्टमेंट 2014। अब जिसने स्कूल लेक्चर 2015 दिया है और उसने ये वाला पेपर सॉल्व कर रखा था तो उसको हो जाएगा। और अब जो पेपर जिन्होंने दिया है उन्होंने ये दोनों पेपर सॉल्व कर रखे तो उसका हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन जी। रिपीटेड क्वेश्चन है, अब आप गिनते जाओ कितने हो रहे हैं, कितने हो गए, गिनते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। अब कई बार हम सोचते हैं कि भाई मेंशन क्या क्या है, कि ये मेंशन है, ये मेंशन है। जो मेंशन है वो तो पढ़ना ही है, उसके अलावा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आगे वो भी पढ़ना है आपको। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग पूछा, ये आ जाओ नीचे, ड्रग्स पेज नंबर 1, मतलब 2-3 पेज में मैंने खत्म कर दिया है मैटर। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देखो बोल्ड करके लिखा हुआ है नोट्स में, आइप्रोनेजिड, फेनिलेंजिन, नेड्रिल, ये आपके दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ो, सेकंड ग्रेड संस्कृत 2022। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ऊपर क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज, मिलते जुलते हैं, सेम नहीं है। इसमें ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा नहीं है, और इसमें पूछ रहा है कौन सा है। बात समझ आ रही है? तो अब यहां पर आप देखोगे 4 ऑप्शन। अब यहां पर अगर आपने पढ़ लिया तो आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा है और कौन सा नहीं है, क्योंकि इसमें आंसर बताना है कौन सा नहीं है। तो जो आंसर है उसके बच गए जो 3 वो हैं। इस बार इसने पूछ लिया कौन सा है, नोट्स में भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी मिला हुआ है, ये आपके मिल जाएगा, ये रहा आंसर इसका। समझ में बात आ रही है? तो ये आपके क्वेश्चन आप देखो छपे छपाए मिल रहे हैं आपको। क्या मिल रहा है? छपे छपाए। अब अगर मान लो मैंने आपको ड्रग्स 2 पेज का दिया है और 2 पेज में से 2 क्वेश्चन आ गए तो क्या दिक्कत है? अब कई जने मान लो कि किसी टॉपिक में से एक क्वेश्चन नहीं आया बाई चांस, बच्चे बोलेंगे सर उस टॉपिक का एक क्वेश्चन नहीं आया। अरे भाई आपको 90% क्वेश्चन करने के लिए केवल 30 पेज 300 पेज पढ़ने थ्योरी के। अब अगर आप सोचोगे कि मैं 100 क्वेश्चन करूं, उसके लिए फिर आप 3000 पढ़ लो, 30,000 पढ़ लो, 100% क्वेश्चन नहीं आने वाले कहीं से भी। कम से कम मैटर पढ़ोगे और क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्वालिटी वाले हैं। ऐसा नहीं कि भाई कोई, सबसे आसान तरीका है क्या क्वेश्चन बनाने का, कोई सी बुक ली, नीट की ली, कोई सी भी बुक ली, PI के लिए उठा के छाप दिए। आरपीएससी के जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना, उसमें एक क्वेश्चन पेपर मान लो 100 क्वेश्चन है, उसमें से एक टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं। पहले वो पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन फिर ढूंढने होते हैं, फिर सिलेक्ट करने होते हैं, फिर उसको सॉल्व करना होता है, उसको फिर मैटर में ऐड करना होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, खाने का काम नहीं है। आपको मैंने 3990 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे नोट्स में। अलग से एक वीडियो बनाऊंगा
कि कितने यूनिट में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए थे, कौन कौन से यूनिट में कितने थ्योरी पेज थे, कितने क्वेश्चन थे, और कितने क्वेश्चन आए वो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, गिनते जाना साथ में। देखिए वीडियो जो है काफ़ी लेंदी हो गया है, तो अभी इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी जो हमारा पहला पार्ट था उसको भी हमें 2 में स्प्लिट करना पड़ेगा। पहला पार्ट का मतलब है जो क्वेश्चन डायरेक्ट आए छपे छपाए, वो पहले पार्ट में मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं। दूसरा पार्ट है जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड है, न्यूमेरिकल है, वो भी आपके मैटर में सही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये वाले जो मैं चाह रहा था कि एक ही वीडियो में हो जाए, लेकिन टाइम काफ़ी हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट पार्ट का जो सेकंड हाफ है उसको कंप्लीट करेंगे, और थर्ड वीडियो में आपके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। फिर जब तीनों वीडियो हो जाए तो आप चेक करना कि कितने क्वेश्चन नोट्स में से आए। अब कई जने क्या होते हैं, बोल देते हैं भाई मेरे नोट्स में से 120 आए, 130 आए, 135 आए, 136 आए, 138 आए। हवाबाजी कुछ भी हो सकती है, मैं भी बोल सकता हूँ 138 आए, लेकिन मेरे से झूठ नहीं बोला जाता। मैं आपको अगर कह रहा हूँ कि भाई इतने क्वेश्चन आए, तो मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा इतने क्वेश्चन आए हैं थ्योरी में से और क्वेश्चन में से, और विद प्रूफ मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से आए, पेज नंबर के साथ बता रहा हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।